अदानी नंबर 1 डेवलपर बन जाएगा मुंबई कमजी जैसे बड़े टाइकून्स या हीरानंदानी को क्रॉस कर जाएगा। अडानी हैज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सीलिंग के टाइम पे जमीन बनाई गई थी समुद्र, अडानी उस जमीन को जीत चुके हैं। सी फेसिंग क्या सी पे प्लॉट है, एलएनटी को बीट करके जीता। अभी जो धारावी प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स अडानी जी को मिल रहे हैं। फॉर देम डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट दैट इज प्रॉफिटेबल इज मच इजियर देन अदर डेवलपर। स्लम्स शुरू हुए थे मजबूरी के कारण। बांद्रा स्टेशन के सामने खाली पड़ी जमीन पे हटमेंट्स बन रही थी, लोगों ने कंप्लेंट किया, हटी नहीं। लेकिन ये स्लम जो है धारावी का, उसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना होगा। मिलेगा घर, दूर मिलेगा। कभी बोल रहे थे भांडुप के पास में जो सॉल्ट पैन की जमीन है। धारावी में कई बिजनेसेस भी है छोटे छोटे, तो उनका भी फिर कैसे करेंगे वो लोग? जो मेन बिजनेसेस है, लेदर स्टिचिंग है, पॉटरी बीटरी टाइप है, उनको धारावी में ही मिलेगा। लेकिन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, टैनरीज वगैरह जो होती है। कैन गोदरेज भी एक टफ कंपटीशन फॉर अदानी का जो फैमिली है इश्यूज चल रहे हैं। वन साइड ऑफ द फैमिली सेज है वैसा रहने दीजिए, और एक साइड ऑफ फैमिली बोलती है कि लोगों को कहा कि अब काम मत करो, स्ट्राइक करो। लेकिन मिल ओनर्स को भी तो प्रॉफिट लॉस देखना है। एंड ऑफ द डे मिल्स जो है उनको बंद करनी पड़ी। लोग हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार, वो इंडस्ट्री खत्म हुई। और ये कहाँ पे गई? भिवंडी में। ने बहुत बार पूरे डिस्कशन में मुंबई 3.0 बोला है, वो आखिर बंद किधर रहा है? शीलफाटा पे भी बुलेट ट्रेन का एक बोर्ड देखा है, तो एक्चुअली शीलफाटा में बुलेट ट्रेन क्यों आ रही है? जो मुंबई का मेन स्टेशन है वो बीकेसी में है। उसके बाद मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ हर इंडिविजुअल आना चाहता है और खुद का घर बनाना चाहता है। इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे 10 साल में कैसे होने वाला है। इस वीडियो में ये भी मालूम पड़ेगा आपको कि ट्रेन कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी और बुलेट ट्रेन, ये सारे मुंबई में अगले 10 साल में कहाँ कहाँ कैसे कनेक्ट करने वाले हैं और इसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये भी जानेंगे कि कैसे यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर्स रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों के साथ। कैसे स्लम डेवलप हुआ, क्या होगा फ्यूचर धारावी का, कौन बनेगा नया टाइकून कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। आज के हमारे गेस्ट हैं आकाश भवसार, जो कि एक बहुत फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीकर है, जिनका यूट्यूब पर पावर ट्रेन नाम से एक चैनल भी है। चलिए आज उनसे बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आकाश, तुमको क्या लगता है कि अदानी नंबर 1 डेवलपर बन जाएगा मुंबई का? क्योंकि अभी अभी एंट्री की है उन्होंने रियल एस्टेट में, और मेरे ख्याल से चेंबूर के यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्शन चालू है इस वक्त। तो लगता है लोधा और रुस्तम जी जैसे बड़े टाइकून्स या हीरानंदानी को क्रॉस कर जाएगा। देखो, एक पहली बात तो अडानी का मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स चालू है। मलाड में भी चालू है, और जो कौन सा कॉलेज है वो अथर्व कॉलेज, उसके बगल में भी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चालू है। सिंगल बिल्डिंग्स है ना, टाउनशिप्स नहीं है। हाँ, टाउनशिप्स मुंबई में इनके अभी तक, मुंबई में एक्चुअली टाउनशिप्स वैसे भी कोई ज़्यादा बना नहीं पाता। बट आई थिंक अडानी हैज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मैं आपको उनका ना अभी तक का मुंबई का कहानी थोड़ा बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम धारावी, जो अपना बांद्रा रिक्लेमेशन है, जहाँ पे सीलिंग के टाइम पे ज़मीन बनाई गई थी समुद्र में, वहाँ पे कास्टिंग यार्ड वगैरह बना, अब वो ज़मीन खाली हो रही है। तो वहाँ पे अडानी उस ज़मीन को जीत चुके हैं। तो वहाँ पे उनके पास में प्राइम बांद्रा वेस्ट सी फेसिंग क्या सी पे प्लॉट है। कितना बड़ा होगा वो? बांद्रा रिक्लेमेशन आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन वो भी multi-thousand करोड़ डील थी, वो उनके पास है। थाने में तीनाथ नगर के पास में भी आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर, मतलब उनके पास में एक अच्छा प्रॉपर्टी आ रहा है। उसके बाद में बहुत रीसेंट खबर जो थी, गोरेगांव में मोतीलाल नगर 1, 2, 3 ऐसे करके फेजेस है। हाँ, मालूम है। जहाँ पे उन्होंने एलएनटी को बीट करके वहाँ पे जीता रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। ओके, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ, मोतीलाल का तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये तो ठीक है, ये तो मतलब मान के चलो आप इतने बड़े अगर प्रोजेक्ट कर रहे थे, मुंबई के किसी और बड़े डेवलपर के लेवल पे आ गए। हाँ, बराबर है। अब उसके ऊपर एच के है, ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ, आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, ओके, ठीक है। अभी जो धारावी प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स अडानी जी को मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो पूरा मार्केट होगा मुंबई के अंदर डेवलपमेंट राइट्स का, आज के डेट में आप 2-3 लोगों के बीच में व्यवहार होता है, मेरे पास पड़ी है राइट्स, टीडीआर मेरे पर पड़ा है। हाँ, थोड़ा ऑडियंस को समझा देता हूँ मैं टीडीआर क्या होता है। जैसे आप एक बिल्डिंग का एक आपके पास लैंड है, आज मान के चलो 5 फ्लोर्स है, बट उस सिटी के नियम के हिसाब से मान के चलिए उधर 10-15 का आज के डेट में परमिशन मिल रहा है। और एफएसआई के साथ अलग अलग नियमों के साथ वो बढ़ते रहता है, मोस्टली बढ़ते रहता है, कम तो बहुत रेयरली होता है वो। तो अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा रेट्स बचे लेकिन बनाए नहीं, तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो जब धारावी का ऐसा बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, तो बहुत सारा डेवलपमेंट राइट्स जो है
वो अडानी जी को मिलने वाला है, जो वो मुंबई के अलग अलग डेवलपर, क्योंकि वो क्लॉज में वो उनके मतलब वो पहले से ही लिखा है, जो भी धारावी का काम करेगा, जो भी मतलब बीड करता, जीतने वाला था, उसको एक TDR का बड़ा सेक्शन मिलने वाला था ताकि वो प्रॉफिटेबल हो प्रोजेक्ट। ऑल्सो एक और चीज़ उसमें क्या थी, आज डेट में क्या है, अगर आप मुंबई में कहीं पर भी किसी का TDR ट्रांसफ़र करते हो ना, तो आप नॉर्थ ही कर सकते हो। अगर आपने अंधेरी में खरीदा तो आप मलाड बोरीवली दे सकते हो, आप कफर्ड में नहीं दे सकते। यहाँ पर जो है वो चीज़ भी थोड़ी डाइल्यूट की गई है। तो एक पर्सन जिसके पास में इतना लैंड बैंक आ गया, अपना खुद का ही बाजार है डेवलपमेंट राइट्स का, जो कि दूसरों को ख़रीदना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत मेजर्स लिए कि फेयर प्राइसिंग और होर्डिंग ना हो, क्योंकि वो एक समय में उनको ख़त्म भी करना है, पकड़ के नहीं रख सकते वो लोग। तो इट्स अ परफेक्ट रेसिपी ना। एक डेवलपर का सबसे ज़्यादा खर्चा किस में आता है? प्रीमियम्स में आता है, ज़मीन में आता है, और ये राइट्स वगैरह खरीदने में आता है। कंस्ट्रक्शन तो आप मान के चलिए उससे भी कम खर्चा होता है कुछ कुछ केसेस में। तो ये तीन चीज़, अगर ये तीन चीज़ में से दो चीज़ उनको पहली ही एक मस्त बना के मिल रही है, तो फॉर देम डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट दैट इज़ प्रॉफिटेबल इज़ मच ईजियर देन अदर डेवलपर्स। और अगर वो अच्छा काम करते हैं, मतलब प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, लोगों को अच्छी क्वालिटी देते हैं, ट्रस्ट ही नहीं उनके पास फिलहाल जो है, और ट्रस्ट भी अगर वो गेन कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ट्रस्ट नहीं है, दे आर जस्ट अ न्यू नेम, तो वो जब आ जाएगा तो फिर ऑब्वियसली एवरीबडी विल हैव अ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। लेकिन मैं एक बात ये भी बोलूँगा, मुंबई के डेवलपर्स को कम तो बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए कि कोई आके यहाँ से उनका मार्केट में कुछ कर लेगा। एंड देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितने अच्छे बड़े डेवलपर्स होंगे, उतने लोगों को सस्ते तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के अच्छे ऑप्शंस के घर जरूर मिलेंगे। बराबर। इससे पहले मेरे ख्याल से आकाश, हीरानंदानी को ये चांस मिला था जब पवई उन्होंने किया। अभी फिर वो लोग अभी मेरे ख्याल से पनवेल के आगे अभी कर रहे हैं। तो हीरानंदानी को ही वर्जिन लैंड मिला था, जो कि बहुत बड़ा मतलब ही कुड मेक इट कंप्लीट सिटी, एंड मोर ओवर उसे क्लास ऑफ लिविंग भी उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि हीरानंदानी में रहता हूँ, तो उन्होंने एक उनका ब्रांड बना दिया। उसी तरह से सेकंड अभी मुझे लग रहा है सबसे बड़ा शायद पलावा में है, जो कि लोधा कर रहा है। और सेंटर ऑफ मुंबई में आप देखोगे हीरानंदानी, इवन पलावा में भी ना कनेक्टिविटी मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा मार्केट आजू बाजू में, जबकि टाउन के अंदर बहुत बड़ा लैंड मिलना जो कि अदानी जी को मिल रहा है, विच इज़ ए वेरी बिग सरप्लस। मतलब वहाँ सिर्फ कुछ बनाने का है, आजू बाजू में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही है, मतलब वहाँ कुछ भी बनाओ बिकने ही वाला है। इट वॉज नॉट फॉर लोधा हियर इन पलावा। इनिशियली तो उन्होंने, मुझे याद है पेपर में बड़े बड़े होल्डिंग्स हर हफ्ते सैटरडे में आते थे। 2,000-2,500 से चालू किया, जो आज जाके 4-6 हज़ार 7 हज़ार स्क्वायर फीट का रेट हुआ है। लेकिन फॉर हिम इट इज़ नॉट द केस। वहाँ पे फर्स्ट डे से ही कुड कीप सुपर प्रीमियम रेट्स, और जो भी उन्हें बनाना, ही कैन प्लान एनीथिंग, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, जो चाहिए वो। नहीं, उसमें फिर भी बहुत नियम है। क्या बनाना है, रीसेटलमेंट भी तो करना है, बराबर। प्लस वो एयरपोर्ट के बहुत पास है ना, तो वहाँ पे स्काईस्क्रेपर्स नहीं बना पाएंगे वो, इसलिए तो TDR का उनको राइट्स दिया हुआ है, ताकि आप फुल FSI यूज नहीं कर पा रहे। तो धारावी अगर आप मैप पे देखो, ऊपर BKC, वेस्टर्न सेंट्रल के बीच में, करेक्ट, ऑलमोस्ट साउथ मुंबई के बॉर्डर पे, करेक्ट। तो इससे अच्छा लोकेशन इतने बड़े पार्सल में कहीं नहीं है। इसके अगर ऐसा चाहिए तो फिर समुद्र में रिक्लेमेशन करके बनाना पड़ेगा, बराबर, किसी और को बनाना है तो। धारावी होने के बाद मेरे ख्याल से बाकी जो स्लम्स है वो भी फिर ही हैज एन अपर एज इफ ही प्रूव्स देयर। फिर मालाड का जो स्लम है या दूसरे स्लम्स है, वो सारे स्लम्स में गवर्नमेंट कैन अगेन थिंक ऑफ एन ऑप्शन विद हिम। लेकिन बस मेरा डर ये है कि धारावी विल बिकम, चलो अगर मान लो सक्सेसफुल हुआ, हाईली अनलाइकली, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल भी हुआ, सब चीजें सही हुई, एक ना टेम्पलेट मिल जाएगा कि हाँ इस मॉडल पे अपन मुंबई स्लम फ्री कर सकते हैं। करेक्ट। माय फियर इज कि इस चक्कर में स्लम्स और बनाना शुरू ना करे, ताकि ये टेम्पलेट वहाँ पे अप्लाई करने को जगह मिलती है। लेकिन ये स्लम जो है धारावी का, उसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि वही लोग वहाँ तो ले नहीं सकते जमीन वापस, या घर वापस ले नहीं सकते। तो इस धारावी के लोग, इतना महंगा जगह, पर धारावी के लोग जाएंगे कहाँ फिर? देखो, जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको धारावी से थोड़ा दूर जाना ही पड़ेगा। इनएलिजिबल मतलब क्या है वो थोड़ा देखो,
अभी तक पूरा मुझे भी 100% क्राइटेरियाज नहीं पता, बट एज मच एज आई नो 2000 के पहले जिन लोगों के पास में प्रूवेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एलिजिबल काउंट, उनको उनके घर के जगह पे ही अच्छा, मतलब जितना अभी 100 स्क्वायर फीट की भी अगर कुटिया होगी तो उसके बदले उनको 320 का एरिया का मस्त बढ़िया घर कारपेट इतना अच्छे लोकेशन पे मिलेगा, बराबर, ठीक है, विद एमिनिटीज फैसिलिटीज सब बढ़िया से। लेकिन जो लोग इनएलिजिबल है, फिर जो हो गए लेट आने वाले या जिन्होंने सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर बना के वहाँ पे वो रह रहे हैं, कुछ लोग तो है मतलब महीनों में वहाँ पे थोड़ा बहुत भी बचा कुचा नाले वेले पे बनाना शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक ड्रोन सर्वे किया गया है जिसको अभी फाइनल डेडलाइन काउंट करने वाले हैं। इस ड्रोन सर्वे में अगर कोई छत दिख रही है तो ये फाइनल होगी, एलिजिबल इनएलिजिबल सब। अचानक से कोई दिखी तो उनके ऊपर तो एफआईआर की लिस्ट बनाई हुई है, कौन कौन सा धाराएं लगानी उन पे। करेक्ट। तो वो जो लोग इनएलिजिबल आएंगे ना उनके अंदर भी टियर्स है। एक है कि उनको मिलेगा घर, दूर मिलेगा, करेक्ट, जैसे कि जमीन अब तक फाइनल नहीं हुई, बट समवेयर इट्स, कभी बोल रहे थे घाटकोपर के पास, घाटकोपर भांडुप के पास में जो सॉल्ट पैन की जमीन है, कभी बोल रहे थे मलाड। एक क्राइटेरिया लोगों की ऐसी है जहाँ पे उनको काइंड ऑफ रेंटल हाउसिंग दिया जाएगा जिसके ओनरशिप का ऑप्शन होगा। यानी कि आई थिंक 11 to 12,000 पर मंथ दे विल हैव टू पे फॉर 12 years। उसके बाद में आई थिंक उनको वन शॉट में कुछ 2 लाख समथिंग देना पड़ेगा, जिसके बाद में वो उस घर के ओनर बन सकते हैं। तीसरा मेरे हिसाब से उनको एक ऐसे, मतलब उनको 10-12 हज़ार वाला स्कीम नहीं मिलेगा, उनको जो है सीधा खरीदने का ऑप्शन होगा, बट एट अ वेरी चीप रेट, वेरी चीप रेट। तो अगर वो आई थिंक कुछ 20 या 25 लाख के रेंज में उनको मुंबई में फ्लैट खरीदने का ऑप्शन होगा। बट ये डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सबसे अलग अलग होगा। जो लोग एलिजिबल है उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको मिल जाएगा उधर अपना ही घर। लेकिन ये स्लम जो है इतने सारे हैं मुंबई में, धारावी तो इकलौता स्लम तो है नहीं, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स जो हैं ऑफ स्लम्स बहुत सारे एरिया में हैं। ये बनते कैसे हैं? देखो, स्लम्स शुरू हुए थे मजबूरी के कारण। जैसे आप मुंबई में जो चाली सिस्टम बोलते हैं वो, जो हमारे यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे गांव बन जाते थे। ये मजदूर, कोई आ रहा है दूर से लेबर वर्क करने आ रहा है, कोई हमाल आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन मैं आज से 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके पास में अफोर्डेबिलिटी में वही ऑप्शंस थे, तो वो वैसे छोटे छोटे हाउसमेंट्स बना के रहता था। एक पॉइंट ऐसा आ गया ना मुंबई के अंदर कि इतना महंगाई बढ़ गया घर के अंदर कि स्लम्स के अंदर भी डिमांड बहुत थी। आज भी स्लम्स में रेंट्स बहुत अच्छे खासे है, लाइक 15-20,000 के रेंट वाले भी स्लम आपको मिलेंगे जो दूसरे शहर के लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। बराबर है। क्या स्क्वायर फीट मिलता होगा 15,000 में? आई एम नॉट वेरी अवेयर, आई थिंक वो बहुत एरिया टू एरिया करता होगा। आई न्यू समवन जो असल्फा में 14,000 देते थे फॉर अ 2 रूम के घर के लिए, विच वॉज नॉट इवन रोड, सीढ़ी वगैरह चढ़ के थोड़ा ऊपर जाना पड़ता था उस टाइप के घर के लिए। सो इट इज ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव। 14,000 में आपको किसी और शहर में 1 BHK के अच्छे बिल्डिंग में मिल जाएगा, एग्जैक्टली राइट। तो वहाँ पे जब ये चीज़ इंसेंटिवाइज होना शुरू हो गई कि स्लम्स अगर बनेंगे तो ये बिक भी जाएंगे या रेंट पे भी चढ़ जाएंगे, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली कब्जा वगैरह जैसी चीज़ें शुरू होती है। सम स्ट्रॉन्ग आर्म मैन, वहाँ का कोई हो सकता है पॉलिटिशियन है, कोई दादा है, कुछ है, सरकारी जमीन पे ध्यान होता नहीं है, और ध्यान अगर होता भी है तो ऑफिसर के साथ में कोल्यूजन होता है बहुत केसेस में। इनफैक्ट एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिनों पहले वेस्टर्न रेलवे में बांद्रा स्टेशन के सामने खाली पड़ी जमीन पे हटमेंट्स बन रही थी। अच्छा। लोगों ने कंप्लेंट किया, हटी नहीं। फाइनली ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा, तब जाके 1 दिन में वो हटी। सो वहाँ पे भी वही कोशिश हो रही थी, बट वो न्यूज़ मीडिया में आ गया तो वो थोड़ा बैक स्टेप हो गया। मेरे हिसाब से 6 महीने में फिर से बनेगा उधर। नो, दिस इज द रिपीटिंग स्टोरी इन मुंबई, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे ना सरकारी जमीन पे कब्जा, जैसे पारसीज थे, दिनशॉज थे, गोदरेज के ज़मीन थी, बहुत सारे प्राइवेट लैंड ओनर्स थे, उनके ज़मीन पे कब्जा, उसके अंदर पुलिस भी मिली है, दादा भी है, पॉलिटिशियन भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है, कर करके ज़मीन बनाओ। अब ना ये तब तक फिजिबल होता जब तक एक मार्केट उसके लिए है। मतलब आप बोलते हैं वो खरीदने वाला होगा तब बेचने वाले का धंधा चलेगा। तो जब तक रेंटल मार्केट चल रहा था, जब तक एक क्लास ऑफ पीपल मुंबई आके माइग्रेशन के लिए उसी लेवल पे अफोर्डेबिलिटी थी, तब तक वो ठीक था। जब इसको ना गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ तुमको हम देंगे घर में स्कीम में कन्वर्ट कर दिया ना, इट बिकेम अ जोक। कि पहले ऐसे था ना मुंबई में कि आपको एक फ्लैट का गवर्नमेंट 10% प्राइस पे करेगी, आप स्लम छोड़ो। फिर वो बढ़ते बढ़ते 10 का 50 का 100% पे चला गया। फिर घर भी 175 शुरू होके अभी तकरीबन 350 तक पहुंच चुका है। ठीक है, वर्ली बिरली में तो चल रहा है, वहाँ पे तो 2 BHK मिल रहा है, BDD चौल। ठीक है, BDD चौल इज नॉट अ स्लम, बट फिर भी मिल रहा है। तो एक बात बताइए ना, अगर आपको किसी जमीन पे कब्जा करके
उसके बदले में फ्री में घर मिल रहा है, तो क्यों ना करें? तो आप कब्जा करने को ही अपना बिजनेस बनाओगे ना। एग्जैक्टली राइट। अभी सरकारी लैंड है फिर भी उसको SRA में काउंट कर लेते हैं, जबकि सिंपल एज खाली करो होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरी जमीन है, खाली करने के लिए मेरे को उनको घर देना पड़ेगा, ये कहाँ का क्राइटेरिया है? एग्जैक्टली एंड द डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी SRA एक बहुत बढ़िया चीज़ है उनके लिए। मुंबई में अगर डबल हो जाता है FSI तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी रहा। मुंबई में डेवलपर का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? जमीन लेने का, जमीन खरीदना। एग्जैक्टली खरीदना या जमीन लेना। तो SRA में जमीन नहीं खरीदना पड़ता ना, उसको तो हटा के एक छोटा सा जो भी है वो टेढ़ा मेढ़ा बिल्डिंग बना के उसमें वो भी चौली होता है वो बिल्डिंग बेसिकली, बस ऊंचा होता है, उसमें उनको शिफ्ट करना है, बाकी जमीन मिल गई, बनाओ बढ़िया से। एक मुंबई के सम ऑफ द मोस्ट पॉश रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो SRA में उसका कुछ कंपोनेंट है। अगर आप देखो तो बड़े बड़े 90 फ्लोर की बिल्डिंग्स है जिनका कुछ कंपोनेंट SRA के थ्रू आया है। तो वहाँ पे बिल्डर को भी फायदा है कि यार जितना स्लम बनेगा उतना मेरे को जमीन नहीं खरीदना पड़ेगा। सरकार को तो वैसे भी फर्क पड़ता नहीं है, बचे कुछ गार्डन प्लॉट्स का भी फिलहाल ऑक्शनिंग चल रहा है मुंबई में, तो लोग इसका बहुत फायदा उठाते होंगे ना। इसीलिए तो स्लम्स, एक बात बताता हूँ, मुंबई के अंदर स्लम्स का जो ये प्रोलिफरेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर। यू गो टू गूगल अर्थ जहाँ पे वो हिस्टोरिकल इमेजरी दिखती है, आप पीछे खींचोगे ना, ऐसा नहीं है कि स्लम्स बन गए थे और अभी हमने उनको कंट्रोल कर लिया SRA के बाद, वो तो उल्टा और बनते ही जा रहे। एक बात बताइए, आप लोग तो बहुत समय से मुंबई अप डाउन करते हो, करेक्ट। कभी ये तो नया फिनोमेना है कि रोड के बगल में झुग्गी बन के वहां पे धीरे धीरे स्लम बनना शुरू हो गया। याद से 15-20 साल पहले नहीं था, स्लम मतलब अपना एरिया होता था, करेक्ट। तो रोड के बगल का एनक्रोचमेंट घर के लिए ये दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं काइंड ऑफ अ न्यू थिंग, राइट। और अभी ये पता नहीं, ये शायद ब्रिजेस पे भी चला जाए, रेलवे लाइन का तो मैंने आपको बताया ही, ऐसे और क्या क्या जो समुद्र में भी कर देंगे पता नहीं, फिर वहाँ पे SRA विद रिक्लेमेशन कुछ नया स्कीम आ जाए पता नहीं। सो स्लम्स जब तक इंसेंटिवाइज्ड होंगे ना बनाने के लिए, तब तक देखो एक पर कैपिटा अपने एक लेवल पे पहुंच गया, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी थोड़ी प्लेटो हो गई, तो नो पर्सन वांट्स टू लिव इन अ स्लम। ठीक है, किसी को अपने घर परिवार बच्चों के साथ में उतने गंदे कंडीशन में रहने का शौक नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ खत्म हो जाती है इंसेंटिवाइज करने की, और ये मार्केट भी इस दूसरी तरफ में सेटल हो जाता है, तो स्लम्स धीरे धीरे बनना शुरू मतलब खत्म हो जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्लम्स है वो धीरे 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 करके जो है वो एक नेचुरली एक ऑर्गेनिकली जा सकते हैं। मे बी फिर वो रीडेवलपमेंट के रूट पे जा सकते हैं, SRA के किसी मॉडिफाइड वर्जन के थ्रू जा सकते हैं। हो सकता है कि वो खुद ही लोग छोड़ दे और फिर वो कोई होता है ना अबैंडन्ड एरिया जैसे होता है वैसे बन के जा सकते हैं। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिटिशियन लीडर नहीं आ जाए जिसकी वोट बैंक स्लम में ना हो, जो कि आई डोंट थिंक मुंबई में कोई पॉलिटिशियन का उधर नहीं है वोट बैंक, क्योंकि वही लोग वोट देने भी जाते हैं और उनको पता है कि उनके घर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, उनके बिजनेस को प्रोटेक्टेड रखने के लिए उनको वोट देना ही पड़ेगा। धारावी में कई बिजनेसेस भी है छोटे छोटे, तो उनका भी फिर कैसे करेंगे वो लोग? धारावी में देखो मेरे को बिजनेस का इतना आइडिया नहीं है, बट जो मेन बिजनेसेस है ना उनको सबको अपना अपना वो अगेन एलिजिबल उनको मिल रहा है, और जो क्लीन इंडस्ट्रीज है ना उनको मिल रहा है धारावी में। जैसे कोई लेदर स्टिचिंग है, पॉटरी बिटरी टाइप है, उनको धारावी में ही मिलेगा। लेकिन कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, टैनरीज वगैरह जो होती है उनको थोड़ा दूर मिलेगा। मतलब ये जो ब्राउन जोन इंडस्ट्रीज होती है उसमें थोड़ा उनको अच्छा यूनिट वहाँ पे दिया जाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी ना एलिजिबल इन एलिजिबल का क्राइटेरिया गवर्नमेंट जो है सर्विस के बाद में जब वो पता चलेगा तब पता चलेगा। अभी हम बात कर रहे थे नंबर 1 कौन आगे जाके डेवलपर बन सकता है, तो अदानी इज़ इन रेस। भले अभी 0 लेवल पे है लेकिन आएंगे पक्का, और पक्का फास्ट भी जाएंगे। वैसे ही गोदरेज भी आजकल बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, खासकर थाना में हम देख सकते हैं, वर्ली में है, बहुत जगह पे है। गोदरेज के पास लैंड बैंक भी बहुत बड़ा है, तो कैन गोदरेज भी एक टफ कंपटीशन फॉर अदानी फॉर रेस ऑफ डेवलपर्स? गोदरेज बड़ा है, पैसा है, सब है। देखो अगेन ना आई पुट दिस पॉइंट अक्रॉस, रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन गोदरेज का लैंड का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ऐसा है कि इतना ज़मीन पड़ा है डेवलपेबल नहीं, उसमें से बहुत सारी ज़मीन, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ ज़मीन जो है वो प्रोटेक्टेड ज़मीन है, मैंग्रोव्स है वहाँ पे डेवलपमेंट लीगली पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे रोड बनाना तक पॉसिबल नहीं है। बराबर। वहाँ पे वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के नियम कानून आ जाते हैं। बेसिकली एक्सप्रेसवे का जो इस साइड वाला जमीन है ना वही मेनली डेवलपेबल है। करेक्ट। और वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर भी रहे, प्लैटिनम, IT पार्क, वो गोदरेज 1 जो भी है सब डेवलपमेंट हुआ। उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अभी गोदरेज का जो फैमिली है उनके बीच में उसको लेकर इश्यूज चल रहे हैं। वन साइड ऑफ द बिजनेस ऑफ द फैमिली सेज कि उसको आप
है वैसा रहने दीजिए, और एक साइड ऑफ फैमिली बोलती है कि इसको डेवलपेबल हम लेकर आते हैं, तो वो फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व भी हो गया, तो आई थिंक फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एकर्स तो उनको मिल ही जाएंगे अगर मानते डेवलप करने को ले आए तो। बट वो 3,000-2,000 एकड़ जो है उसको काउंट यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। वो तो मतलब आप मान के चलिए वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक तो पहली बार एनवायरमेंटल नियम दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और उन्होंने खुद भी प्रोटेक्ट किया है। वो चाहे तो ये चीज़ जो है ना 50-60 साल में भी कर सकते हैं। अभी भी जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है ना, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि अपन कुछ तो नियम कानून चेंज करवा के मैंग्रोव पे डेवलपमेंट करेंगे। तो फैमिली ऑल्सो अग्रीज कि जो अपना नॉन सेंसिटिव एरिया है वही डेवलप करेंगे। गोदरेज विल ओन दैट लैंड, बट दे डोंट वांट टू टच इट, एंड नाइदर द गवर्नमेंट विल अलाउ टू टच इट। और अगर फ्यूचर में कोई नियम कानून चेंज हो जाता है और आज से 30-40 साल बाद में लोग क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से कैसे डिसीजंस लेते हैं, वी कांट से। जैसे कि सॉल्ट पैन लैंड्स खाली पड़े थे इतने सालों से, अभी गवर्नमेंट उसको फिर से उठा रही है करेक्ट डेवलप करने के लिए। सो आई डोंट थिंक गोदरेज के पास में लाइक फ्यू 100 एकर्स छोड़ के कुछ ज़्यादा पोटेंशियल मुंबई में है। गोदरेज तो आज वन ऑफ द बिगेस्ट जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी वाले लोग हैं उसमें बन चुके हैं, लेकिन वो उससे पहले तो कुछ और काम करते थे, पेटी बनाते थे या फिर बाद में कपाट बनाने लगे, और वो सब चीज़ें उनकी होने लगी। तो हिस्ट्री में वो मुंबई में आए कैसे, और कैसे डेवलप हुआ मुंबई में इंडस्ट्रीज़? मुंबई में आए कैसे, वो एग्जैक्ट फैमिली वो तो मुझे नहीं पता, बट पारसीज का एक बेसिक स्टोरी आई थिंक बहुत लोगों को पता ही होगा कि वो पर्शिया से आए थे प्रोटेक्शन के लिए गुजरात। वो चीनी और दूध वाली कहानी सबको पता होगी। नहीं पता है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं पता है किसी को। अच्छा ठीक है, they were persecuted वहाँ पे, they were Zoroastrians, ठीक है। जब उनका persecution हो रहा था तो वो शरण लेने के लिए, रेफ्यूज के लिए इंडिया में आए थे। ये दिस वाज इन गुजरात। तो वहाँ के जो राजा थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमको शरण दीजिए, एंड हिज और लैंग्वेज बैरियर वगैरह था, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। तो उनका राजा का ये कहना था कि मेरा पहले ही बहुत ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है, मैं आप लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकता। और वो डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने पूरा ऊपर तक भरा हुआ दूध का एक ग्लास लाया कि मेरे पास इसके अंदर अभी और डालने के लिए स्पेस नहीं है। तो पारसियों ने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर चीनी डाल के मिक्स करके बताई कि देखो दूध भी नहीं गिर रहा है और इस दूध का मिठास हम बढ़ाएंगे, मतलब हम इस सोसाइटी में आके इसको करेंगे। दिस इज सेड टू बी दी ओरिजिन स्टोरी ऑफ पारसीज, ठीक है। एंड देन दे हैड स्किल्स, उनका शिप बिल्डिंग में स्किल्स था, ट्रैवलिंग उन्होंने किया था, ये सब चीज़ें थी। तो वो जो है सूरत, नवसारी ये करते करते जो है मुंबई में आए। ऑल्सो नाउ दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टेक, इट इज सेड दैट सी ब्रिटिशर्स का एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती है। आप कम क्वांटिटी वाले लोगों के पास ज़्यादा पावर देते हो ना, इट इज इजीली टू बेसिकली कीप लेस पीपल इन योर कंट्रोल। अच्छा, आप मेजोरिटी को कंट्रोल में नहीं रख सकते। पारसीज को ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस इसलिए करने का मौका मिला क्योंकि दे वर लेस इन क्वांटिटी। अगर आप उनको पावरफुल बना दो तो उनका इंसेंटिव है कि वो आपके साथ खड़े रहे। करेक्ट। अगर आप मेजोरिटी लोग हैं, उनको अगर आप अपनी तरफ में करने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट है। उसमें रिवॉल्ट्स आएंगे, कम्युनिटी बड़ी है, 10 तरीके के लोग हैं। पारसीज में वो नहीं था, उसकी वजह से उनको जो है ट्रेडिंग वगैरह में बहुत मिला, एंड दिस देन लीड्स द पारसीज टुवर्ड्स ओपियम ट्रेड। अब ब्रिटिशर्स को दुनिया में हर कुछ बेचना था, चाइना में भी बेचना था। चाइना वॉज अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव कंट्री, तो वो अपने यहाँ पे ट्रेड होने नहीं देते थे। तो जो ये पारसीज थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपने पास किया, एंड देन ट्रेड के लिए वो प्रेफर्ड पार्टनर्स बनने लगे। ब्रिटिशर्स को पूरे देश के, दुनिया के साथ ट्रेड करना था ताकि उनके पास पैसा आ सके। उनको चाहिए मार्केट्स टू सेल देयर थिंग्स। मुंबई इंडिया में वो आए, जो अपना पूरा वेस्टर्न ईस्टर्न भाग है, बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बहुत बढ़िया ज़मीन थी पॉपी की या ओपियम के खेती के लिए। काली ज़मीन थी, काला मिट्टी रहता। हाँ, जो भी ज़मीन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वो थी। मुंबई का पोर्ट जो था वो अच्छा था, तो यहाँ पर से उन्होंने चाइना में सामान भेजना शुरू किया। और ये शिप कंट्रोल करने वाले, ट्रेड कंट्रोल करने वाले ज़्यादातर पारसीज थे। अब मैं यहाँ पे चाइना का जो ये था ओपियम क्राइसिस, उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिकली उसके वजह से पारसीज बहुत अमीर बने। अच्छा। एंड ऑब्वियसली आफ्टर द ट्रेड वेंट डाउन, ये सब चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे जो है बिजनेस भी आदमी को शिफ्ट करना पड़ता है। अभी भारत में
आपको ये सब तो सुना होगा ना, अपने अंग्रेज जो है अपने से रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश प्रोडक्ट बना के अपने को ही महंगा बेचते थे। सो कॉटन वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। कॉटन यहाँ पे बहुत उगता था, अपनी जमीन कॉटन के हिसाब से थी। सो ब्रिटिशर्स का सिंपल स्ट्रेटेजी था, रॉ मटेरियल खरीदो, उनकी जमीन में बारिश बहुत है, धूप नहीं आती, कॉटन ठीक से उगेगा नहीं। हमारे नॉट जस्ट इंडिया, वो कुछ और कॉलोनीज से भी लेते थे कॉटन वहाँ ले जाते थे, वहाँ पे प्रोसेस करके वो वापस इंडिया में आता था, क्योंकि वहाँ पे उनका जो एडिनबरा है, मैनचेस्टर है, ये सब शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से बने थे। करेक्ट। उसके लिए बेस्ट पोर्ट कौन सा था? मुंबई का। ये इंडस्ट्री में पासीज आ गए। वहाँ पे सुएज कैनाल के थ्रू बहुत शॉर्टकट रास्ता जो जाता था वो मुंबई के थ्रू, मुंबई टू सुएज कैनाल टू मेडिटेरियन टू इंग्लैंड, ये रास्ता था। करेक्ट। तो यही रास्ते से बहुत ट्रेडिंग शुरू हुई कॉटन की। धीरे धीरे ये कॉटन की इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल से आप मान सकते हो इंडिपेंडेंस के आसपास में टेक्सटाइल में कन्वर्ट होना शुरू हुई। हमने खुद का कपड़ा बनाना शुरू किया। अच्छा। तो ना मुंबई को क्या हुआ ना, जैसे ही एक इंडस्ट्री मरते गई ना, वैसे ही दूसरी इंडस्ट्री इजाद भी होती गई। अब जैसे ना इसके बाद में चेन ऑफ इवेंट्स फॉलो करो, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद में जो है, हालांकि 1910s-12 से ही जो ये रेमंड है, जो रीड एंड टेलर है, ये जो बड़े बड़े कपड़ा मेकर है ना, टेक्सटाइल मेकर्स, इनका तो 1910-20 से शुरुआत हो गया था। लेकिन बूम आप मान के चलो आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपने पुराने गाने भी सुने होंगे ना, कहीं मिल कहीं मोटर मिल, वो सब गाने इसलिए कि मुंबई वाज द लैंड ऑफ मिल्स। कपड़े का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था ये। तो ये मिल्स के अंदर क्या हुआ ना, दिस बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इन द कल्चर ऑफ द सिटी। मराठी में बोलते हैं ना कि मारकरी लोग आते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे मिल्स में ही काम करने आते थे। करेक्ट। और वो धीरे धीरे इतना स्ट्रांग बन गया ना कि मुंबई के लोगों का इन्फ्लुएंस मिल के ऊपर और मिल का इन्फ्लुएंस मुंबई के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में हल्का हल्का ना कम्युनिज्म का भी थोड़ा को टेस्ट आ रहा था लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान हैड साइडेड विद यूएस। इंडिया के पास में रशिया छोड़ के कोई ऑप्शन था नहीं। अब उसके वजह से इंडिया में भी पॉलिटिकली कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस था। उसके चक्कर में भारत में भी यूनियंस बनना शुरू हुए, और यूनियंस आपको पता है स्ट्राइक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना बहुत स्ट्रगल करने लगी इन द लेट 80s, क्योंकि बार बार स्ट्राइक होते थे, सैलरी बहुत बढ़ा के मांगते थे, इंडिया का मार्केट फिर प्रॉफिटेबल नहीं बच रहा था। एंड द लास्ट ब्लो वाज बाय मिस्टर दत्ता संपत। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक मुंबई के मिल्स में कराई। आई डोंट एग्जैक्ट, मैंने भी उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, बट उनके जो कंडीशंस उन्होंने लगाए थे वो अपसर्ड थे, जो किसी मिल ओनर को परवड़ेगा नहीं, उस टाइप का कंडीशंस थे। प्रीमियर भी इसके वजह से बंद हुआ। प्रीमियर ऑटो के अंदर भी जो है एक यूनियन वहां पे भी होती थी। दत्ता संपत जी जो थे वो सारे यूनियंस के आप कह सकते हो एक लीडर थे। ठीक है, सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं, मेनली टेक्सटाइल, बट सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं। इनफैक्ट स्कैम 1992 में उनका एक हल्का सा रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो जो भी है, उन्होंने वो स्ट्राइक की, लोगों को कहा कि अब काम मत करो, स्ट्राइक करो, लेकिन मिल ओनर्स को भी तो प्रॉफिट लॉस देखना है। एंड ऑफ द डे मिल्स जो है उनको बंद करनी पड़ी। लोग हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। मुंबई में उतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कब आया नहीं होगा, वो इंडस्ट्री खत्म हुई। और ये कहाँ पे गई? सबसे पास में गई, वो तो गई भिवंडी में। अच्छा, सूरत। और भिवंडी वाज नॉट अ बिग सिटी, भिवंडी वाज लाइक एन हिस्टोरिकल, क्या कहते हैं उसको, वो आर्मी रखने की जगह होती है, वैसी थी। उसके बाद में भिवंडी में टेक्सटाइल आया, क्योंकि उस समय पे भिवंडी भी मुंबई से बहुत बाहर था। करेक्ट। और फिर मेन बाद में तो फिर गुजरात, नवसारी, वापी, वो सब तो अलग गया ही। लेकिन फिर एक और चीज क्या हो गया उसकी वजह से, कि जो मुंबई के अंदर ये जो मिल्स थी, इनकी जमीनें बहुत बड़ी बड़ी कंटिन्यूस थी। एक नियम था कि जब तक ये लेबर्स और यूनियंस के बाद में बहुत केसेस वगैरह भी चल रहे थे कॉम्पेंसेशन को लेकर, तो ना बहुत अर्ली 2000s टू मिड 2000s तक है ना, वो जमीन बेचने को भी उनको पॉसिबल नहीं हो रहा था मिल ओनर्स को। लेकिन फिर बाद में वो केसेस सॉल्व हुए, मिल ओनर्स को राइट मिल गया कि अपना जमीन बेच सकते हैं, ऊपर से कुछ खास कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं। और उसकी वजह से क्या हुआ, तब तक मुंबई के अंदर धीरे धीरे फाइनेंस आना शुरू हुआ। क्या हुआ था कि जब इंडिया का ना फाइनेंस कैपिटल कोलकाता था। करेक्ट। जब इंडिया और बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ ना, तब बंगाल के फाइनेंस सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा। इनफैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बीएसई से ज्यादा जो एक्सचेंज होते था वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पे होता था। इनफैक्ट बहुत रिसेंट तक 1990s तक, एनएसई आने के पहले तक कलकत्ता का स्टॉक एक्सचेंज का इन्फ्लुएंस काफी तगड़ा था। पार्टीशन के बाद में वहाँ का फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बहुत हिट हुआ। जूट का जो काम होता है, बनता बांग्लादेश में, फैक्ट्री अपने वाले वेस्ट बंगाल में, दोनों इंडस्ट्री दबा होने लगी। एंड ऑल्सो द बैंक्स फेल्ट की कहीं ना कहीं पे वो बॉर्डर इलाका सेंसिटिव है, दे नीड टू रीलोकेट।
मुंबई वॉज अगेन कमिंग एज अ गुड एग्जाम्पल, पैसे वाले लोग तो थे ही, तो यहाँ पे डिमांड भी आ जाती, उनका बिजनेस भी चल जाता। धीरे धीरे जो है मुंबई में ये HQs जो अलग अलग कंपनीज के शिफ्ट होना शुरू हुआ है। इसके बाद में तो मान के चलो कि जो भी ग्लोबल बड़ी बैंक आती थी पहले मुंबई में अपना ऑफिस हेडक्वार्टर होना चाहिए, बैंक को भी बैंक के साथ में ही डील करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो ये फाइनेंस इंडस्ट्री की शुरुआत थोड़ी 80s 70s में होना शुरू हो गई थी। तो एक काइंड ऑफ ना मर्ज हो रहा है, मिल्स का बंद होना और फाइनेंस का बढ़ना। और फिर 2000s में क्या हो गया कि एक तो IT बूम शुरू हो गया था बेंगलोर के अंदर, ठीक है। मुंबई इंडिया जो है ना सर्विसेज इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा था, जो सर्विस बेस्ड जॉब्स है उसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब फिर से मिल की स्टोरी पे आते हैं, 2000s वगैरह होते होते इनके पास में अपनी जमीन जो है वो बेचने के लिए मिल गई, वर्कर को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। और लैंड प्राइस तब तक इतनी बढ़ चुकी थी कि आप मान के चलो मिल ओनर अगर 25% ऑफ द लैंड भी बेचता ना, उसका जो 80s में स्ट्राइक की वजह से जो नुकसान हुआ था उसका 10 गुना बड़ा वो करके कहीं और फैक्ट्री बना ली, इतना उसको वैल्यू बढ़ गई थी। करेक्ट। ये जो आज आप देखते हो कोहिनूर मिल्स आप देखते हो फिनिक्स का, आप लोधा पार्क देखते हो, आप न्यू कफ परेड के इलाके देखते हो, ये सब मिल्स थे। ठीक है, आज भी अच्छी खासी ना मिल्स कुछ कुछ बची हुई है। टाटा की मिल्स अभी भी परेल के साइड में बची हुई है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा थोड़ा अभी भी मिल लैंड है। लेकिन एक कंटिन्यूअस लैंड ने ना कमर्शियल और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए मुंबई में वो स्पेस अवेलेबल कराया जो था नहीं। प्लस द FSI बूम, मुंबई के अंदर माइग्रेशन का और आ जाना वगैरह 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 वगैरह, इस चीज़ ने सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए मुंबई को एक बहुत बढ़िया परफेक्ट लोकेशन बना दिया। एंड राइट नाउ मुंबई इज थ्राइविंग ऑन दिस। करेक्ट। लेकिन आई थिंक कि फ्यूचर इन मुंबई वुड बी मोर ऑफ अ टेक बेस। टेक मतलब मैं कोडिंग वगैरह के सबसे बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड टेक की बात कर रहा हूँ। जैसे आज देश की 75% डेटा सेंटर कैपेसिटी नवी मुंबई में है, और जो मुंबई 3.0 में ज़्यादातर ज़मीनों के डील हो रहे हैं कंपनीज के साथ में इन्वेस्टमेंट के, वो डेटा सेंटर के लिए ही है। AWS का आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर वो नवी मुंबई, आई थिंक इट्स $40 बिलियन समथिंग का वो पूरा होने वाला है। और ये डेटा सेंटर्स जो है ये भी अच्छे बड़े इंडस्ट्रीज है, बिकॉज ऑब्वियसली हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है उसको मेंटेन करने, तो वो एक इंडस्ट्री दूसरे को ले आती है। करेक्ट। वगैरह वगैरह। सो आई थिंक देयर विल बी अ ट्रांजिशन, क्योंकि ना फाइनेंस अब धीरे धीरे इतने लोगों की नीड नहीं पड़ती। पहले एक बैंक को 50 अकाउंटेंट्स की अगर ज़रूरत पड़ती थी, आज के डेट में वो शायद 1-2 अकाउंटेंट्स के साथ भी हो जाता होगा, जिनका काम भी बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट करना होगा। करेक्ट। सो दिस विल बेसिकली आई थिंक ट्रांजिशन टू दिस न्यू इंडस्ट्री। करेक्ट। और इसके बीच में एक आप कह सकते हो साइड में टेंजेंशियल स्टोरी चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री की। आई डोंट थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को है नहीं फिल्म इंडस्ट्री का इतना नॉलेज, बट पहली फिल्म जो बनी थी देश की वो मुंबई में बनी थी, दादा साहब फाल्के जी की। तो उसके वजह से जहाँ पे कोई इंडस्ट्री जन्म लेती है उसके हिसाब से फिर वो बढ़ती हुई जाती है। ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई रेड समवेयर वेरी फार अगो, ये जो फिल्म डेवलपमेंट होता था ना, आप केमिकल से फिल्म डेवलप करते हो, इंडिया में कुछ बनता नहीं था, केमिकल इंडस्ट्री थी नहीं, वो सब आता था लंदन वगैरह से। एंड दीज केमिकल्स ऑल्सो हैड अ वेरी लिमिटेड शेल्फ लाइफ, आप धूप में निकालोगे खराब हो जाएगा सब टाइप का। तो ज़रूरी था कि जहाँ पे अनलोड हो रहा है वहाँ पे तुरंत के तुरंत आप जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कर सको। तो मुंबई में इंग्लैंड से सबसे पास में अनलोड होता था। तो यहाँ पे जो अलाइड फिल्म इंडस्ट्री का काम होता है, शूट कहीं पे भी करो लेकिन एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन इधर करो, रील इधर बनाओ, तो वो काम भी मुंबई में डेवलप उसकी वजह से हुआ, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री भी बूम हुई। हाँ, और एक बार आपको वो इंडस्ट्री दूसरे गियर तक चढ़ गई, तो फिर वो 5वें गियर तक अपने आप चढ़ जाती है। वो अपने आप हो जाता है। ये जो अर्बन डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे अभी, ये कई सिटीज़ हमेशा कंप्लेन करती है, महानगर पालिका नगर पालिकाएँ, जैसे कि अभी छत्रपति संभाजी नगर जो है वहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, या नासिक में एयरपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये लोग कंप्लेन करते हैं। और दूसरा आकाश, मैं एक जानना चाहूँगा, आपने बहुत बार पूरे डिस्कशन में मुंबई 3.0 बोला है, वो आखिर बन किधर रहा है? देखो, पहले तो ये बता देता हूँ मुंबई 3.0 कहाँ बन रहा है। हाँ। अपना जो नवी मुंबई आज है उसके साउथ में, यानी बेसिकली जो अपना उरण है, पनवेल है, उन एरियाज के नीचे का इलाका, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, ये जो है अपना नवी मुंबई 3.0 का मेन नोटिफाइड एरिया है। जो अटल सेतु जहाँ पे लैंड होता है, आप ऐसे कंसिडर करो कि दिस विल बी दी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मुंबई 3.0 या तीसरा मुंबई जिसको कहा जा रहा है। और फिर ये फैलता कहाँ पे, पूरा करजत तक टुवर्ड्स वेस्ट, और डाउन में ये तकरीबन अलीबाग तक जाता है। तो ये अभी करंट जो नवी मुंबई ना उससे 2-3 गुना बड़ा एरिया नोटिफाइड है, मतलब गवर्नमेंट इसका मास्टर प्लान बनाएगी। हाँ,
ये नोटिफाइड एरिया है, मतलब सरकार ने बोला इतना एरिया हम डेवलप करेंगे। अब उसके अंदर वो जैसे नवी मुंबई भी डेवलप कैसे हुआ था, वाशी नोड सबसे पहले डेवलप हुआ, फिर घनसोली नोड डेवलप हुआ, फिर ऐसे कर करके हर नोड को अपनी पहचान मिली। ऐसे यहाँ पे सबसे पहले नैना नोड डेवलप होगा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफाइड एरिया, जहाँ पर एयरपोर्ट के पास के सबसे पहले नोड को लिए जा रहे हैं। ऑल्सो देयर इज अनदर एरिया कॉल्ड पुष्पक नगर, वो थोड़ा आधा सिडको हो जाता है, आधा वो ये हो जाता है, लेकिन अब मान के चलो ये भी मुंबई त्रिमोंडो के पहले रेसिडेंट्स को होस्ट करेगा। और रायगढ़ में कहाँ तक जगह, पेन, रोहा, अलीबाग तक मैंने कहा ना आपको, अलीबाग और इस तरफ में करजन, ये वहां तक बनेगा। तो जो विरार अलीबाग रोड है वो बेसिकली इन सबको कनेक्ट करेगा। हाँ, तो उसके पीछे का कारण जो है वो यही है ना, वरना आज के डेट में अलीबाग को एक्सप्रेसवे की नीड नहीं है। करेक्ट, राइट, कल को पड़ेगी उसके हिसाब से अब, और मेट्रो भी उसी के हिसाब से प्लान हो रही है उस रोड के साथ साथ। ऑल्सो योर सेकंड क्वेश्चन कि नासिक संभाजी नगर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ये मुंबई पुणे मिलते रहते हैं उनको, इनफैक्ट पुणे भी रोता है, एयरपोर्ट नहीं दे रहे हमको। एग्जैक्टली। तो क्यों? एक सिंपल एग्जांपल जो सबको समझ में आएगा, आप अगर मोमोज का गाड़ी लगा रहे हो, आप कहाँ पे लगाओगे? मेन मार्केट में, जहाँ मतलब मूविंग ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। सिंपल भाषा में जहाँ बिकेगा वहाँ लगाओगे, राइट, एकदम सिंपल अगर बात करें तो। सो फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी फीजिबल, टू गेट गुड आउटपुट, और अगर इन्वेस्टमेंट्स ले आना उस प्रोजेक्ट का टारगेट है टू गेट इन्वेस्टमेंट्स, वो एग्जिस्टिंग अर्बन और इकोनॉमिक क्लस्टर के पास में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं TCS हूँ, मेरे को एक पर्सन आके कहते हैं कि आप मेरे शहर में आके हेडक्वार्टर बनाइए, मैं आपको ऐसा स्कीम दूंगा, वैसा स्कीम दूंगा, ज़मीन दे दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ और भी तो क्राइटेरियाज है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे इधर कम से कम लोग आने के लिए कहीं रहे, जो लोग मेरे इधर काम करने आएंगे वो मतलब उनके पास में स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। चलो वो आएंगे तो भी उनको यहाँ पे टिकाने के लिए यहाँ पे वो एनवायरनमेंट होना चाहिए जो क्या कहते हैं, जिसको हम ना कहते हैं कि रेसिडेंशियली रहने लायक एनवायरनमेंट है कि नहीं। उनके अगर बच्चे होंगे और वहाँ पे स्कूल नहीं है तो वो कहाँ क्यों जॉब करेगा वहाँ पे? Correct. तो वो TCS भी है या जो भी बड़ी कंपनी है वो वहीं पे अपना ऑफिस लगाएगी जहाँ पर उसको उसके नीड्स फुलफिल हो रहे हो। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली वेयर बिग अर्बन डेवलपमेंट्स आर देयर। और फिर सरकार अगर इन इन्वेस्टमेंट्स को ले आना चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसके लिए प्लान करती है, तो वो अचानक से कोई प्रोजेक्ट एकदम ही ज़्यादा गाँव में जाके प्लान नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे फिर प्रोजेक्ट बन गया, कोई आदमी नहीं, फिजिबल नहीं है वो। करेक्ट। एयरपोर्ट बना दिया, वहाँ पे कोई लैंड ही नहीं करना चाहता, तो उसका मतलब नहीं है। एयरपोर्ट ऐसे कहते हैं, एयरपोर्ट बना प्लेन आएगा, चलो 2-3 आएगा क्योंकि उतनी डिमांड शायद थी, ठीक है। वहाँ पे 10 रनवे का एयरपोर्ट बना दिया तो उतनी डिमांड अचानक से फुलफिल नहीं होगी। उसका थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन फिजिबिलिटी आ जाएगी, उतना फायदा नहीं होगा। करेक्ट। अब मान के चलो मैं कोई स्टील प्लांट हूँ, मैं कहाँ लगाऊंगा मेरा स्टील इंडस्ट्री? मेरे को रेलवे का पटरी चाहिए, या मेरे को पोर्ट चाहिए, या मेरे को बहुत सारे वर्कर चाहिए। मैं स्टील इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे को मेरा केमिकल मैन्युफैक्चरर जो मेरे को केमिकल्स देता है वो मेरे पास में चाहिए। मेरे जो अलग अलग ऐसे कहते हैं कि एक स्टील प्लांट के अंदर इतने रिप्लेसमेंट पार्ट्स की डेली पे नीड पड़ते रहती है कि पार्ट मैन्युफैक्चरर वहाँ पे अपना प्लांट लगा देता है बाजू में ही। वो प्लांट मैं चाहूँगा मेरा स्पेयर पार्ट्स के वेंडर्स भी यहाँ पे आके कंफर्टेबली काम कर सके, तो वो वही लगाएगा जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, राइट। आज जो ये भिवंडी में टेक्सटाइल के बड़े बड़े क्या कहते हैं होलसेल मार्केट्स हैं, वो क्यों है? क्योंकि टेक्सटाइल बंद वहाँ पे रहा है, राइट। गोडाउन्स क्यों है? क्योंकि गोडाउन्स वो एकदम ट्राई जंक्शन पे। अगर आप देखो तो भिवंडी से अहमदाबाद जाना हो, पुणे जाना हो या फिर नासिक जाना हो, वो ट्राई जंक्शन पे हो। वेयर हाउसिंग कैपिटल होने का पीछे कारण है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें ना बड़े शहरों के पास में ही फिजिबल होती है, इसीलिए उनको बड़े शहरों के पास में ही सरकार बनाती है, क्योंकि सरकार पैसा उड़ा नहीं सकती, राइट। वरना और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में प्रोजेक्ट्स के जो बना दिया और फिर क्या कहते हैं उसको बैठ गया। जैसे चाइना ने श्रीलंका को वो एयरपोर्ट बना के दिया था, आई थिंक हम्बनटोटा इज अ पोर्ट, कोई तो एक एयरपोर्ट बना के दिया था, बहुत लग्जूरियस बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना के दिया जो कोलंबो में नहीं है, और फिर वो एयरपोर्ट पे कोई प्लेन ही नहीं लैंड करना चाहता। पाकिस्तान को भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रेल लाइंस बना के दी है चाइना ने, इनका कोई फिजिबिलिटी नहीं है। सरकार लोन कैसे भरेगी? फिर फंस जाती है डेट ट्रैप में। तो अपनी सरकार जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करती है ना, उस मतलब ये शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत होगा, लेकिन वो शहर के औकात के हिसाब से प्लान करती है, ठीक है। और तो बाकी शहरों को अपनी औकातें बढ़ानी पड़ेगी तब आ जाएंगे। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे संभाजी नगर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का पोटेंशियल एक समय तक नहीं था, क्योंकि
दूर था, कनेक्टिविटी नहीं थी। वो बड़ा शहर इसलिए था क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, लेकिन अब उसको समृद्धि महामार्ग जैसा कैटलिस्ट गवर्नमेंट ने दिया। इट्स एन एक्सप्रेसवे, इट्स नॉट लाइक अ एयरपोर्ट और एनीथिंग। तो वो कैटलिस्ट के चक्कर में अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। अब मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगा, लोग आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, धीरे 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 संभाजी नगर के पास में दूसरी इंडस्ट्री डालने के लिए अपॉर्चुनिटी। देखो कोई भी नई इंडस्ट्री आती है ना, तब इनिशियली उसको ना अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। फॉर एग्जांपल नवी मुंबई में डेटा सेंटर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पीछे मतलब पहला डेटा सेंटर क्या बोल के अट्रैक्ट करोगे? आपके पास कोई एग्जांपल ही नहीं है ना इन्वेस्टर को बताने के, देखो हमारे पास 5 कंपनी है, आप भी आओ। नहीं, उसको कुछ तो नया दिखाना पड़ेगा। देन यू शो थिंग्स लाइक सिक्योरिटी, गुड लैंड लेआउट। सबसे मेन तो पावर चाहिए डेटा सेंटर को, मेगावाट्स ऑफ पावर लगता है एक डेटा सेंटर को, पावर रिलायबल था। वहाँ पे आपको एक लेआउट और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो अपना मुंबई में लैंड होता है, समुद्र के जरिए केबल आती है, वो उनको अवेलेबल थी। सो दे वर एबल टू अट्रैक्ट इट। और एम्प्लॉई लगते हैं जो कि लोग मुंबई में रहना चाहते हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग आए, ऐसे भी पॉइंट है। वो भी एक उनके पास में फैक्टर था, तो इसलिए वो इंडस्ट्री बड़ी। अब कल को जैसे मान के चलो शिप बिल्डिंग बनानी है, अब शिप बिल्डिंग अब लोग बोलेंगे कोंकण में भी किनार पट्टी है, वहां पे भी बनाओ, करेक्ट, ठीक है। हालांकि वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट पहले होंगे, लेकिन सरकार वहाँ पे सोचो ना कैसे अट्रैक्ट करेगी किसी कंपनी को। वो कंपनी बोलेगी मेरे को 1000 लोग काम करने चाहिए, मेरे को क्रेन चाहिए, मेरे को बुलडोजर चाहिए, मेरे को वेल्डिंग मशीन का पार्ट्स चाहिए, मेरे को मेरे कस्टमर आके वहाँ पे फाइनेंस कर पाए उस चीज़ को, वो चाहिए, बैंक्स चाहिए, सब चाहिए, बड़ा पैसे का लेन देन होगा वहाँ पर। मेरे को एक शिप्स को इंटरनेशनल रजिस्टर करना पड़ता है, वो मेरे को कस्टम्स का ऑफिस चाहिए, नेवी का क्लियरेंस के लिए जगह पास में चाहिए। वो कहाँ करेंगे? वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही उनके लिए सबसे फिजिबल बनता है, या तो फिर मतलब मुंबई के नॉर्दर्न कोस्ट लाइन पे कहीं पे फिजिबल पड़ेगा। आई एम गिवन एग्जांपल कि अगर शिप बिल्डिंग को एग्जांपल ले तो करेक्ट, बट देन द अदर सिटीज दैट आर इंडिया, जैसे विदर्भ में लोग बोलते हैं हमको क्यों नहीं आ रहा है, दे हैव टू डेवलप विद देयर एडवांटेजेस। नागपुर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। नागपुर लॉजिस्टिक्स पे फोकस कर रहा है। मैं पूरे इंडिया के सेंटर में हूँ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अगर कोई सामान जा रहा है तो मेरे बहुत पास से जाएगा। मैं इधर एयरपोर्ट बनाता हूँ, ट्रक टर्मिनल बनाता हूँ, ट्रेन टर्मिनल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे से डेवलप करता हूँ। एक RBI का ब्रांच भी वहाँ पे खुल गया। अब नागपुर अपना अपना डेवलप अच्छे से हो रहा है। करेक्ट। सो फॉर सिटीज टू गेट प्रोजेक्ट्स, इट्स नॉट जस्ट वो पॉलिटिशियन को अच्छा लगा इसलिए। पॉलिटिशियन को अच्छा लगा वाले भी बहुत प्रोजेक्ट आते हैं जो बाद में खालीपन के नुकसान करके पैसे वेस्ट करके बैठते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिग प्रोजेक्ट्स, दे नीड, वो क्या कहते हैं ना, फाउंडेशन उसका पहले ही होना चाहिए, तब जाके वो फिजिबल बनता है। नाउ ये जो आर्टिलरी रोड्स है ना, ये होने चाहिए हर बड़े शहर में, मतलब 2-3 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। कल्याण डोंबिवली पहला ऐसा शहर आता है ना जहाँ पे इतना बड़ा शहर होने के बावजूद कोई आर्टीरियल रोड नहीं है। अच्छा, लाइक आप मेरे को एक मेन रोड बता के दिखाओ कल्याण का, ऐसे नहीं है। कल्याण शील से जाता है ना, शील फाटा से जो कल्याण जा रहा है और फिर आगे जा रहा है। आप कह सकते हो वो कल्याण आने के लिए या कल्याण से जाने के लिए वो मेन रोड है। अच्छा, जैसे थाने का जो एक्सप्रेस हाईवे है, आप कह सकते हो वो उसका मेन नस है। घोड़बंदर, हाँ वही घोड़बंदर, या जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का आगे एक्सटेंशन है, वो मेन रोड है आपका, आप जाते हो। उसके बाद में भी पोखरन, एलबीएस वगैरह छोटे छोटे रोड्स है। ऐसे कोई है ही नहीं KDMC के लिए। गवर्नमेंट को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने कल्याण रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली अपना जो कोनी फाटा है उसके आसपास में शुरू होता है, नियर लोधा बलावा फेज 2 के पास में आप कह सकते हो। और फिर ये वहाँ से दुर्गाड़ी, फिर किनारे किनारे होते हुए टूवर्ड्स गांधारी ब्रिज, फिर ऐसे करते करते हुए शहाड़, अम्बिवली, टिटवाला में जाके ये खत्म एंड होता है। रिंग रोड बनना चालू हुआ है, वो ये बहुत सारा बन के खुल भी गया है। टिटवाला का सेक्शन खुल गया है। जो खड़कपाड़ा का जो मेन रोड बोलते हैं ना, वो जो निर्मल का बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है जिसके सामने वो बड़ा रोड जाता है, ये सब कल्याण रिंग रोड के हिस्से है। कल्याण रिंग रोड में अगर आप उसी रोड से आप ट्रैवल करोगे ना, आपको एक अजीब चीज दिखेगी। जा रहे हो फुल स्पीड से और फिर बीच में अचानक से 4-5 घर दिखेंगे रोड के सेंटर में, फिर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा करके अगेन वापस 4 लेन, फिर बीच में कहीं कोई डंपयार्ड आ गया, ऐसे, क्योंकि बीच में लैंड एक्विजिशन हुआ नहीं है। एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट रिंग रोड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कोई भी आर्टिलरी रोड है ना, एटलीस्ट कुछ लेवल पे एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर जो इंटरसेक्शंस है ना वो मिनिमम रखने हैं। और अगर इंटरसेक्शंस दे भी रहे हो ना, तो वो एक ऐसे मर्ज होना चाहिए, वो ऐसे डायरेक्ट 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन बनना नहीं चाहिए। जो ये रिंग रोड है कल्याण का, यहाँ पे एवरी फ्यू मीटर्स कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई रोड ज्वाइन हो रहा है। अगर आप कुछ जो स्ट्रेचेस को खुल के टाइम हो गया, वहाँ पे देखो खड़कपड़ा वगैरह में ऑलरेडी वहाँ पे शॉप्स, पार्किंग मिर्किंग जो है आगे आके वो रोड का पर्पस जो है वो खत्म कर चुके हैं। करेक्ट। तो आई डोंट थिंक, ऑब्वियसली आज जो है हालत कल्याण डोंबिवली की, उससे तो कुछ राहत मिलेगी, बट ऐसे जैसे ईस्टर्न है, वेस्टर्न है फ्रीवेज, और जैसे थाने के रोड्स है, वैसा मेरे को नहीं लगता है रिंग रोड
कल्याण डोंबिवली के लिए पर्पस सर्व कर पाएगा। लेकिन वैसे भी आकाश ना, डोंबिवली के साथ बहुत पहले से ही नाइंसाफ़ी हुई है। एक तो पॉपुलेशन रेसिडेंशियल बहुत ज़्यादा है, हाँ, एलिट क्लास भी अच्छा है। अभी तो इतने सारे टाउनशिप्स आ रहे हैं जो मानपाड़ा पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे। पलावा तो मेरे ख्याल से 4000 एकड़ का ओनली प्रोजेक्ट होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सब को कनेक्टिविटी सिर्फ हमारा शिलफाटा वाला वो रोड जो आप बोल रहे हो, आर्टरी रोड भी नहीं है। जो रोड है, जो हमारा मेन रोड हम समझ रहे हैं, और उसको छोड़ के अब भी वेस्ट से एक रोड जो ज्वाइन किया है उन्होंने नासिक हाईवे को, जो वो अब भी हुआ है मनकोली ब्रिज होने की वजह से। लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह आप देख सकते हैं मैप में कि वो डायरेक्ट हम कम से कम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या ईस्टर्न एक्सप्रेस को कनेक्ट कर सकते थे अगर हम वहाँ से ब्रिज बांधते जो खाड़ी है उसके ऊपर से। तो अब तक इतने सारे मतलब कल हम लोग समृद्धि मार्ग से आए, हम लोग एक्चुअली संभाजी नगर गए थे, तो वहाँ से आते वक्त इतना बड़ा रोड बना है, कम से कम मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर का रोड है, जिसमें कि कम से कम 400 किलोमीटर एक भी गांव नहीं आता, एक भी आदमी नहीं नज़र आता। इतना पैसा खर्च किया है, सिर्फ मेरे ख्याल से मिनट में एक गाड़ी जाती होगी, जबकि कल्याण डोंबिवली में 1 मिनट में 10, 15, 20, 25 गाड़ियाँ जा रही है। और वहाँ पर उन लोग इतना भी खर्चा नहीं कर रहे, एक छोटा 2 किलोमीटर का रोड भी नहीं बना रहे। तो ऐसा क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा क्यों करते हैं? देखो, इसके पीछे ना मैं पहले तो एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। समृद्धि इज़ अ स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे MMRDA, ADMC, ये इनकी जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पे बनाना। करेक्ट। स्टेट हाईवे बनाने वाली जो अपनी महाराष्ट्र की बॉडी है MSRDC, उनका काम है नहीं है सब रोड बनवाना। हालांकि उन्होंने किया है, जैसे बांद्रावली, सीलिंग, अटल सेतु जैसे, बट दीज आर वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लाइक समुद्र पे ब्रिज बनाना वगैरह। आप जो बोल रहे हो क्रीक क्रॉस करके हाईवे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब ना मास्टर प्लान में है। फॉर एग्जांपल आपका जो मनकोली का रोड है, ये कल्याण रिंग रोड का जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से कनेक्ट करता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ब्रिज क्रॉस करते इतना मस्त बना है और फिर खत्म हो जाता है रोड, एकदम छोटे से रोड पे आ जाता है, रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है। लोग ऐसे क्यों बनाया सोचते हैं। एक्चुअली वो रिंग रोड के ऊपर कनेक्ट होने वाला है, जो ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट राइट जो 2 रोड जा रहे हैं ना, बड़े बड़े, जो कुछ डजन्स ऑफ मीटर जाके खत्म हो जाते हैं, दैट्स एक्चुअली रिंग रोड जो बना नहीं है। स्वामीनारायण सिटी है, यस, उसके सामने जो रोड है वो कल्याण रिंग रोड है। अच्छा, बट वो रोड बना नहीं है ना अब तक ठीक से, तो वो कनेक्ट ठीक से नहीं हो पा रहा है। सेम जो मनकोली रोड है, ये भिवंडी कनेक्ट कर रहा है, भिवंडी मतलब वो वेयर हाउस वाले एरिया को कनेक्ट कर रहा है, फिर वो रोड ब्रॉडन करने का काम चल रहा है। और थाने में जो अपना पूरा क्रीक के साइड में एक थाने कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट है, उस पे काम चल रहा है। ओके, तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये फिर ईस्टर्न पे हम कनेक्ट कर सकते थे, ये तो गवर्नमेंट को भी पता है, वो कर नहीं रहे जितना स्पीड से करना चाहिए वो। ऑल्सो कमिंग टू योर सेकेंड पार्ट, कि ये बाहर गाँव नहीं, दूर दूर तक वहां पे इतना खर्चा क्यों करते हैं। सी, इंफ्रा जो होता है ना, स्पेशली बड़ा वाला इंफ्रा, ये ना एनेबलर होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है ना, उसका रोल नहीं है रिएक्शन में, वो सीधा क्या पैसा लेकर नहीं आएगा, लेकिन उसके वजह से ऐसी चीजें होती है जो उस प्रोसेस को फास्ट बनाती है या ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। थोड़ा एग्जांपल देंगे? अभी ना समृद्धि का एक अगर कोई पैरेलल ड्रॉ करने को है ना, कि समृद्धि का बड़ा भाई, दैट्स मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ओके, जब ये बना था ना, आप निकाल के देख लीजिए 2000, एक आई थिंक बहुत इंडियन एक्सप्रेस का या कोई तो बहुत बड़े मीडिया इसका ना आर्टिकल है कि डूम्ड रोड, कोई यूज नहीं करेगा आफ्टर ओपनिंग, अबैंडन्ड रोड, गरीब देश है, कहाँ गाड़ी है, वो उस एक्सप्रेसवे पैकेट में ट्रैफिक होती है। बट वाई? देखो क्या होता है ना, जैसे मैं आपको मेरा एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आज से 6-7 साल पहले मेरे घर पे ना कार भी नहीं था, बाइक भी नहीं था। धीरे धीरे जो भी है, मेरा भाई जॉब पे लगे, कार भी आ गया, बाइक भी आ गया। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तो अंबरनाथ से उल्लासनगर, कल्याण भी बहुत दूर लगता था। करेक्ट। लेकिन अभी जब मेरा भाई रात को आइसक्रीम खाने के लिए भी कहीं पे हम लोग बदलापुर इधर उधर निकल जाते हैं, 15-20 मिनट्स में कनेक्ट, बिकॉज एक व्हीकल ने हमको एनेबल किया। सेम इंफ्रा जो है ना, वो रोड जो है एक काइंड ऑफ व्हीकल की तरह होता है। जब मुंबई पुणे कनेक्ट हुआ तो उस टाइम पे बीच में बहुत सारी जगह थी, तलेगांव था, अपना लोनावला का था एरिया, ये सब जो है ना बहुत दूर दराज के थे, ये दूर थे। एक्सप्रेसवे ने इनको 1 घंटा 2 घंटा कर दिया। मैं बंगला करजत में खरीदने वाला था, लेकिन अब मेरे को 15 मिनट ड्राइव करके ऊपर पहाड़ पे हिल स्टेशन में मिल रहा है। वो एक रियल एस्टेट बूम शुरू हुआ। मैं टाटा हूँ, मेरे को स्टील का प्लांट डालना है, मेरे को पतरे का प्लांट डालना है, आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन, एक्सप्रेसवे में लगाऊंगा, मेरा माल जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा। मैं बनाता हूँ, एक जब भी कोई बड़ा प्लांट बनता है उसके 10 सप्लायर का प्लांट उधर बनता है, वो बनना शुरू हुए।
देन समवन हु माइट बी, मेरे को हिंजेवाड़ी में मेरे को पुणे के अंदर घर खरीदना था, बट मैं अभी हो सकता है पीसीएमसी एरिया में भी घर खरीद सकता हूँ क्योंकि एक्सप्रेसवे के थ्रू में। करेक्ट। और ना ये फिर चेन रिएक्शन हो जाता है, आपको आपके आसपास में सब देखने मिलेगा। डोंबिवली का अगर एग्जांपल ले, पलावा ने पहला बड़ा कदम रखा, आज कौन सा बड़ा डेवलपर वहां पे नहीं है? बराबर है, रुस्तम जी भी आ गए, राइट। इनफैक्ट डोंबिवली एक टाइम आया होगा जब पलावा के लोगों को अपने नीड्स के लिए डोंबिवली आना पड़ता होगा। आज डोंबिवली के लोग पिक्चर देखने और शॉपिंग करने के लिए पलावा जाते हैं, राइट। एक एक्सप्रेसवे जो होता है ना वो ये करते हैं। अभी जैसे आपने समृद्धि का एग्जांपल दिया ना, गवर्नमेंट को ये चीज अगले 15 साल के सबसे प्लान करके रखना पड़ता है। आपने बोला ना गाँव नहीं आते, बिकॉज इट्स अ ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट। ग्रीन 2 अलाइनमेंट होते हैं, ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब वो एग्जिस्टिंग इंफ्रा के आसपास से गुजरता है, जैसे अपना ये भिवंडी थाने वाला रोड है उसको एक्सपांड कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट है। ग्रीन फील्ड मतलब वो पूरा नया रूट लेके जा रहा है, करेक्ट। तो वहां पे ना डेवलपमेंट पोटेंशियल ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आपको ब्लैंक कैनवस मिलता है। और जितने इसके समृद्धि पे आपने देखा होगा, आप आड़ा टेढ़ा नहीं घुस सकते, जहाँ एंट्री वहाँ एग्जिट, वही टोल व्हील सब है। हर एक एंट्री एग्जिट पे उन्होंने नोड्स डिजाइन किए हैं विच विल बी टाउनशिप्स, करेक्ट। और हर टाउनशिप को कुछ तो लोग स्पेशलिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल संभाजी नगर के पास में बिडकिन करके, शेंद्रे बिडकिन एमआईडीसी एरिया पे बहुत पहले से है, लेकिन वहां पे अभी और एक सिटी और एमआईडीसी में कुछ और फैसिलिटीज लाके उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। समृद्धि बनने के पहले संभाजी नगर वॉज नॉट नोन एज एन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स आने वाला शहर महाराष्ट्र का, इट वॉज मुंबई पुणे, राइट। आज एथर ने वहाँ पे प्लांट लगाया, टोयोटा किर्लोस्कर ने वहाँ पे प्लांट का डिसीजन लिया, बजाज ने वहाँ पे एक्सपांशन किया, फार्मा कंपनीज आ रही है, अभी तो क्या क्या एरोस्पेस वगैरह में भी बातें चल रही है वहाँ पे। समृद्धि इज वन ऑफ द रीजंस। समृद्धि खुल के 2 साल भी नहीं हुआ है, इसका इम्पैक्ट 10-15 साल बाद देखना। जो सेकंड नोड जैसे गढ़चिरौली टाइप में स्टील, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट वहां पे बनने के लिए काम शुरू हो रहा है। समृद्धि इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, क्योंकि जमीन से मतलब समुद्र से इतना बाहर कोई स्टील प्लांट अगर बन रहा है तो वो अपना रॉ मटेरियल, फिनिश गुड सब सोचेगा। जब तक रोड नहीं होता तब तक कोई भी सेंसिबल कंपनी डिसीजन नहीं लेगी वहां पे लगाने का। और जब ना, ये तो शुरुआत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे चाकन था या तलेगांव था, वो मुंबई पुणे एग्जांपल। इंडस्ट्रियल क्या लेकर आएगा? इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल लेके आएगा। रेसिडेंशियल क्या लेकर आएगा? रेसिडेंशियल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल लेकर आएगा। उसके बाद में ऑब्वियसली मोर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप। अभी पलावा के साइड में जो गांव है वहाँ पे कितने पब्स है, रेस्टोरेंट्स है, अलग अलग चीजें चलती है, वगैरह है, बहुत चीजें चलती है। लेकिन अगर एक स्टार्टिंग का एक कैटलिस्ट नहीं होता, विच वाज अ प्रोजेक्ट, वो नहीं बनता तो वो चीजें भी नहीं बन पाती। रोड इज वन ऑफ द बेस्ट कैटलिस्ट यू कैन गिव। वो ना किसी एरिया का पूरा भाग्य खोल सकता है, राइट। घोड़बंदर 2008 तक क्या था? जब वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में आया, एक्सपेंशन हुआ, आज कोई बोलेगा घोड़बंदर गांव का रोड है? नहीं बोल सकता, राइट। सो इट वाज द एनेबलर। अगर मान के चलो सब बिल्डर्स और सरकार डिसाइड करती नहीं इसको 2 लेन का ही रहने दो, तो आप देखना कि वहां पे नहीं होता डेवलपमेंट। आई विल गिव यू एन अनदर एग्जांपल दैट इज कमिंग अप इन मुंबई। अगर आप नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली का देखो ना, बीच में पूरा खाली स्पेस है। मैप पे अगर आप देखो, छोटे छोटे गाँव है सब, वहाँ पे क्यों नहीं बने? क्योंकि वहाँ पे कोई इंफ्रा नहीं है एनेबल करने, ना कोई रेलवे है, ना कोई रोड है, पब्लिक इंफ्रा नहीं है, बेसिकली ट्रेन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। अब वहाँ पे विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है। ये जो मेट्रो लाइन 12 यहाँ से डोंबिवली से तलोजा जा रही है, वो उसके कुछ हिस्से में काम चालू हो गया है। ये देखते ही बिल्डर्स लोगों ने वहाँ पे जमीन भी होल्ड करना शुरू कर दिया। यू सॉ हाउ वन प्रोजेक्ट इज देयर, नो, इट इज वो वहां पे अचानक से जो है लेकर आ रही है। आज से 15 साल में आपको पहले बोलता कि डोंबिवली में फार्मा कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलेगी, इट वुड हैव बीन अ जोक। लेकिन है ये लोधा के अंदर जो बड़ा इतना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोला है, वहां पे कंपनी आके काम कर रही है, करेक्ट, राइट। सो ये समृद्धि तो 701 किलोमीटर का है, करेक्ट। तो यहाँ पे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है खुलने का, ये आपको दिखेगा 10-15 साल बाद। एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स। आप दिल्ली में चले जाए, यमुना एक्सप्रेसवे, ये जो इतना नोएडा सब क्या हुआ, कैसे डेवलप हुआ, करेक्ट। एक रोड चक्कर में वाशी ब्रिज की वजह से नवी मुंबई का शुरुआत। पहले खाली था पूरा मुंबई, नवी मुंबई बन के भी खाली था। बेलापुर में सारे बिल्डिंग्स खाली थे। जब तक वो ट्रेन और वो बड़ा ब्रिज नहीं बना तब तक सब खाली था। रेट्स भी वहाँ कुछ नहीं थे। मतलब मेरे ख्याल से 1200 से चालू हुआ था, 2-2.5 हज़ार रेसिडेंशियल रेट्स थे बहुत सालों तक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, रोड हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, कुछ भी हो, ये ना एनेबल करता है। आपके खुद के घर के सामने से कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, आपके घर की वैल्यू बढ़ जाती है, करेक्ट। लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ती, अरे रोड अच्छा दिखता है तो घर की वैल्यू बढ़ गई, उसके चक्कर में नहीं बढ़ता है। वो रोड कुछ कनेक्टिविटी ले आ रहा है, कुछ
एक नॉर्मल शॉप जो होता है ना, मेन रोड के शॉप का भाड़ा बहुत हाई होता है, अंदर किसी छोटे मोटे रोड का शॉप जो है उसका रेंट इतना नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस पोटेंशियल उतना होता है। आप इसी को स्केल अप करो ना, आप पूरे शहर को कनेक्ट कर दो, आप सोचो बिजनेस पोटेंशियल कहाँ पे जाता है। वेरी ट्रू। तो अभी मुंबई से आपने समृद्धि मार्ग बोला, एक रोड जो मुंबई को छोड़ के छत्रपति महाराज संभाजी नगर तक जा रहा है, और वैसे ही वो आगे जाके फिर लगभग राजस्थान तक जाता होगा ना? नहीं, नागपुर में खत्म होता है। नागपुर में खत्म हो जाता है। तो वैसे ही और कौन से रोड्स हैं जो महाराष्ट्र या मुंबई छोड़ने के लिए बने, बड़े बड़े रोड्स? एक है एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, बराबर है। एक अपना नासिक का रोड है जो कि समृद्धि में एक जाता है, और दूसरा एक समृद्धि को एक समृद्धि जाता है, दूसरा भी एक्चुअली नासिक तक उधर तक ही जाता है। अच्छा, बट अब वो एक आप मान के चलिए कसारा तक समृद्धि उसका एक ऑल्टरनेट बन जाएगा। ओके, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं दोनों। ओके। और और कौन से एग्जिट्स हैं जो मुंबई से बाहर निकलते हैं? और एक आपका अहमदाबाद वाला एग्जिट है, विच इज द करंट एक्सप्रेसवे। मुंबई अहमदाबाद यानी कि जो विरार, वसई, पालघर करके जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लग जाता है, आगे चले जाता है। हाँ, मतलब जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सीधे जाते जाते वो अहमदाबाद हाईवे बन जाता है। उसी का ऑल्टरनेटिव बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। करेक्ट। जो वो कहाँ जोड़ेगा? वो पूरा दिल्ली तक जोड़ेगा, गुजरात, एमपी, राजस्थान। यहाँ कहाँ जोड़ेगा? हमारे विरार के पास में, विरार के चंद्र करके एक जगह है, वहाँ पे काइंड ऑफ ये खत्म होता है, फिर ये अपने एग्जिस्टिंग रोड पे जुड़ जाता है। वहाँ से एक नया रोड बन रहा है, विच विल बी पार्ट ऑफ मुंबई रिंग रोड इंटरनली। ठीक है, वो विरार से लेफ्ट लेकर अबव थाने, अबव भिवंडी, पूरा बाईपास करते 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 सीधे बदलापुर में फिर से मुंबई की तरफ एक टर्न लेता है। अच्छा। और फिर टनल्स के थ्रू गुजरता है पहाड़ के नीचे, और अपने पनवेल साइड में बाहर आता है। और फिर वहां पे ये विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से थोड़ा मर्ज होगा, और आगे जाके जेएनपीटी तक जो है वो खत्म होगा ये रोड। तो ये एक्सप्रेसवे जो है ना, पूरा मुंबई के अंदर तक नहीं बना सकते कोई एक्सप्रेसवे, तो ये थोड़ा दूरी खत्म होके ये बेसिकली जेएनपीटी के लिए है, ताकि वहां से माल नाम ही जो विरार से लेके जेएनपीटी, उसका नाम ही जेएनपीटी स्पर है। अच्छा। हाँ, बट इट विल एक्ट एज अ रिंग रोड फॉर वेस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ एमएमआर। बराबर। और बदलापुर को भी तो कनेक्ट कर देगा वो। हाँ, दूर तक। अब उसके इंटरचेंज जैसे अलग अलग जगह पे, जिसमें से एक इंटरचेंज समृद्धि के साथ है, विच इज इन आमने विलेज, जो यहाँ से बहुत पास में है, कल्याण से थोड़ा सा और आगे है। यहाँ पर ये समृद्धि और दिल्ली मुंबई का इंटरचेंज बनेगा। अच्छा। और अभी जो ये तो हुए जो बाहर जा रहे हैं, यही 3 रोड्स हैं। हाँ, जो बाहर जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं जो मुंबई से। फिर मुंबई के अंदर भी कोस्टल हाईवे बन रहा है, जो एक्चुअली क्या करेगा वो कोस्टल हाईवे? ये मुंबई में ट्रैफिक रेगुलेट होगा कि वो भी और अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है? मुंबई का जो कोस्टल रोड है ना, अभी अगर आप पूरा प्लान देखो, अभी तो बांद्रा-वर्ली सी लिंक और मरीना के बीच की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, और बांद्रा टू वर्सोवा, वर्सोवा टू दहिसर, दहिसर टू विरार, ये बचा हुआ कनेक्टिविटी है। ये बेसिकली मुंबई का ही ट्रैफिक को एक ऑल्टरनेटिव देगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक ऑल्टरनेटिव है। अच्छी बात क्या होगी, ये अपना 448 का होगा लेन का, समुद्र के अंदर होने की वजह से एक्सेस कंट्रोल होगा, अगेन एंट्री एग्जिट्स ओनली, उसके वजह से टोल भी लग जाएगा, मस्त एकदम अच्छा वाला टोल होगा उस पर। और ये सब चीजें जो है काइंड ऑफ जो जिनको, जैसे मैं निकला हूँ कोलाबा से, मेरे को नहीं जाना है बोरीवली, मेरे को सीधा अहमदाबाद जाना है, मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक हैवी नंबर ऑफ व्हीकल्स का ट्रैफिक मुंबई में ऐसा ही है, जिनको ना बोरीवली जाना है, ना कांदिवली जाना है, ना गोरेगांव जाना है, ना मलाड जाना है, बट उनके पास में आज के डेट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इवन जो माल के ट्रक्स जाते हैं, उनको भी ट्रक्स को अगर बाहर जाना है अहमदाबाद वगैरह, तो अननेसरी उन्हें घूम के भिवंडी से जाना पड़ता है। राइट। और वो जो है अभी वो जब वो बन जाएगा पूरा, तब उधर के साइड वाले वो ब्रिजेस ले सकते हैं, और जो अंदर के साइड वाले लोग हैं, ये विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो रोड बन रहा है, इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल घोड़बंदर रोड में भी किसी ट्रक वाले को जाने का शौक नहीं है। उसको खुद जितना गुस्सा हमको उन पे आ रहा है, उससे ज्यादा गुस्सा उनको हम पे आ रहा है। एग्जैक्टली। बट उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जब विरार अलीबाग कॉरिडोर बन जाएगा, तो वो जेएनपीटी से कनेक्शन करके अगर उसको समृद्धि ज्वाइन करना है, तो जो मैं पहले बात कर रहा था जेएनपीटी स्पर की, उसको लेकर वो वहां से नागपुर चले जाए, दिल्ली चले जाए। अगर उसको मान के चलो इंटरनली वो कहीं शुरू हो रहा है, वो डोंबिवली के पास शुरू हो रहा है, या कहीं अलीबाग साइड में शुरू हो रहा है, उसको यहाँ से माल लोडिंग अनलोडिंग करना है भिवंडी वगैरह में, तो वो विरार अलीबाग कॉरिडोर यूज करता है, उसको नहीं जाना है थाने बिना। एंड अगेन बिकॉज इट इज कनेक्टिंग इंडस्ट्रियल हब्स, तो वहाँ पे पैसेंजर कार में बैठने वाले लोगों की संख्या नहीं होगी ज्यादा, सो इट विल सेपरेट हैवी एंड लाइट ट्रैफिक्स। अभी संजय गांधी उद्यान बम्बई के बीच में ही आता है, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न बम्बई के बीच में आता है।
उसके अंदर से जो टनल्स कुछ बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं? देखो सेंटर में नहीं आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, आप कह सकते हो नॉर्थ सेंटर में आता है। हाँ, करेक्ट। ऐसे ऊपर की तरफ में थोड़ा, नीचे पूरा मुंबई फिर सिटी है। 2 टनल्स है, वैसे देखा जाए तो 3 है। एक तो घोड़बंदर बाईपास टनल भी बन रही है, बट वो थोड़ा और फ्यूचर में। अभी जो करंट बन रहे हैं हम उसका बात करते हैं। पहला है थाने बोरिवली टनल, ठीक है, ये अपना मानपाड़ा से टीकूजीनीवाड़ी का थोड़ा सा आगे से शुरू होके टनलिंग शुरू होगी और ये अपना बोरिवली में बाहर आएगी, करेक्ट, ठीक है। वहाँ पे अभी बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रहा था, वो स्लम्स ये नहीं कर रहे थे, रिलोकेट नहीं कर रहे थे वगैरह, वहाँ पे बाहर आएगी एंड कनेक्ट टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। नीचे आप आ जाएंगे तो मुलुंड से थोड़ा और नीचे जो एरोली ब्रिज है अपना, एरोली ब्रिज से सीधा जो रोड जाता है टुवर्ड्स भांडुप एंड मुलुंड, उसी को आप सीधा जाते हो, वहाँ पे अब एक एलिवेटेड रोड बन रहा है फ्लाईओवर के जैसे। वो बनते 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 वो सोनापुर करके जगह है, वहाँ पे वो पहाड़ को टच हो जाएगा, वहाँ से टनल शुरू होगी। वो टनल पूरा क्रॉस करके अपना गोरेगांव में जो फिल्म सिटी है उसके पास में जो है बाहर आएगी, अगेन फिर वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करेगी। तो ये और एक काइंड ऑफ कैसे तो 2 और ऑप्शन दे रही है। लेकिन ये दोनों काम चालू हो गया है क्या? दोनों चालू हो गए। सेंड यू फोटोज एंड ऑल, मेरे पास इसके अच्छे वाले शॉट्स है थाने बोरिवली टनल के। गोरेगांव पे भी काम चालू है। कब तक खत्म होगा? इट विल टेक टाइम। अभी जैसे गोरेगांव का जो टनल है ना, ये बोरिवली वाला जो टनल है, उसका जो मशीन आने वाला है, ये इंडिया का अभी तक का सबसे वाइडेस्ट टनल बोरिंग मशीन आने वाला है। अच्छा। हाँ, हालांकि उसके कुछ महीनों बाद में ही बुलेट ट्रेन के लिए उससे भी थोड़ा बड़ा वाला 1.1 मीटर से बड़ा वाला आ जाएगा। बट वो उसका ना चेन्नई में हेनेनक्रेड करके कंपनी है जर्मन की, उसकी टेस्टिंग बिस्टिंग हो गई है। अच्छा। सो प्रोबेबली अभी वो लोडिंग लॉजिस्टिक्स ये वो फिर के सेटअप करेंगे। टीबीएम होने की वजह से आई थिंक 3.5 ईयर शुड बी इनफ टू डू द टनलिंग पार्ट। फिर उसके बाद में पीछे पीछे ही वो लोग रोड एक्सेस रोड्स वगैरह सब बनाएंगे। सो कंसिडर 3 to 4 years कि थाने बोरिवली खुल जाएगा। थाने गोरेगांव मुलुंड जो है ना, इसमें क्या है कि टनलिंग कंपैरेटिवली बोरिवली वाले से कम है, बट दोनों तरफ में एलिवेटेड रोड्स भी बनने हैं। सो इवन दो टनलिंग इज लेस, फिर भी आप 3-4 साल कंसिडर करो, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन बहुत है, एग्जिस्टिंग रोड्स के ऊपर काम ज्यादा है। तो आपने अभी बुलेट ट्रेन की बात की, तो मैंने ना शीलफाटा पे भी बुलेट ट्रेन का एक बोर्ड देखा है। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली शीलफाटा में बुलेट ट्रेन क्यों आ रही है? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। बुलेट ट्रेन का जो मुंबई का मेन स्टेशन है वो बीकेसी में है, ठीक है। पहली मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन बन रही है, ये अपना मेन रूट है। अगर उसको सीधा लेके आएंगे ना, पूरा अपना जो करंट वेस्टर्न रेलवे का अलाइनमेंट है, तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो दीदार के बाद में जमीन इतना महंगा है कि वहाँ पे मतलब वो बहुत एक्सेसिवली महंगा बन जाएगा प्रोजेक्ट। दूसरा, वहाँ पे अगर टनल भी बनाने का डिसीजन ले तो भी वो ज़्यादा लंबी बनेगी। तीसरा, अभी ये एक लाइन है, लेकिन कल को बुलेट ट्रेन जो है वो नागपुर भी कनेक्ट करने वाले हैं, पुणे हैदराबाद भी कनेक्ट करने वाले हैं, तो एक जंक्शन की भी ज़रूरत है। अभी दिस विल बी एक्सप्लेन बेटर ऑन द मैप। बीकेसी का जो बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट है ना, वो ऐसे अहमदाबाद के डायरेक्शन में नहीं है, वो ऐसा है। अच्छा। वो ट्रेन बाहर आती है और फिर ऐसे कर्व लेती है हल्का सा, खाड़ी के नीचे 21 किलोमीटर का एक टनल बन रहा है, वो बाहर आती है और थाने का स्टेशन बेसिकली दीवा में है, वहां पे ये एक नॉर्थ में जाती है। तो ये अपना बीकेसी से बेसिकली हॉरिजॉन्टली आती है बाहर, फिर एक हल्का सा कर्व लेती है, दीवा के इधर थाने का स्टेशन है, और फिर ये नॉर्थ जाएगी। अब फायदा है कि कल को जब पुणे के लिए लाइन बनानी है, अगर ये लोग ऐसी लाइन बनाते ना जो एकदम नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में विरार साइड से आ रही है, तो पहली बार इनको फिर एक पूरा नया अलाइनमेंट नीचे से बनाना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ पुणे लाइन के लिए होता। करेक्ट। थाने इज प्लान्ड एज अ, मतलब जो दीवा का स्टेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये दिस इज प्लान्ड एज अ जंक्शन स्टेशन। बीकेसी में भी ना एक लाइन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। तो हर ट्रेन के लिए बीकेसी थाने ये कॉमन स्टेशन होंगे। उसके बाद में थाने के आगे या इधर वो नागपुर जाएगी, अहमदाबाद जाएगी और दिल्ली, और डाउन में फिर ये पुणे जाएगी। ऑल्सो वाई इतना लंबा कर्व? थाने तो जो ऐसे ऊपर से भी ले सकते थे। देखो बुलेट ट्रेन अराउंड 320 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी। अभी जो बात चल रहा है उसमें तो 400 के रेक्स मंगाने का भी बात चल रहा है। तो वो ट्रेन ना ऐसे शार्प टर्न्स नहीं ले सकती, उसको बहुत स्मूथ, बहुत बड़े डायमीटर के टर्न्स लगते हैं। तो उसके वजह से अलाइनमेंट आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। करेक्ट। और उसके वजह से बीकेसी से अगर आप सीधा खाड़ी तक लाइन खींचो ना, तो वहां तक जो है एकदम सीधा अलाइनमेंट आ रहा है। फिर टनल और फिर घनसोली से हल्का हल्का कर्व शुरू होता है, वो कर्व थाने में आके कहीं खत्म होता है, और तब जाके जो है वो वापस एक दूसरे सीधे लाइन में आ पाती है, इसलिए उसको ऐसे बनाया जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा। सो आपने थाना स्टेशन की बात की, ऐसे कितने स्टेशन है जो मुंबई के आसपास हैं?
बुलेट ट्रेन में देखो आपका BKC आपका पहला मेन स्टेशन है, उसके बाद में थाने का स्टेशन है, उसके बाद में आपका विरार है, बोईसर है, आई थिंक उसके बाद में मुंबई के स्टेशन यही पे हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद में अपना वापी वगैरह शुरू होता है। आई नीड टू रीचेक बट आई थिंक दीज आर द ओनली स्टेशंस दैट आर कमिंग इन फॉर महाराष्ट्र वाला सेक्शन। और पहले बुलेट ट्रेन कहाँ तक चलेगी? सूरत, अहमदाबाद तक। अहमदाबाद तक चलेगी। हाँ, इसके अंदर भी ऐसे एक्सपेक्ट करो कि आप बिलीमोरा से लेके सूरत तक का एक सेक्शन है जिसको प्रायोरिटी पे बनाया जा रहा है। तो उसको कैसे मतलब पहले रेडी करके टेस्टिंग करने, प्रोटोटाइपिंग, ट्रेनिंग बिनिंग के लिए वो काम में आ जाएगा। और फिर क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा 1.5 साल लेट काम शुरू हुआ, गुजरात का प्रोग्रेस हमसे बहुत ज्यादा आगे। एक वहाँ पे तो पटरी और इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाने का काम चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में अभी भी पियर्स और पियर कैप्स और गर्डर्स का काम चल रहा है। तो महाराष्ट्र में तो टाइम है, प्लस गुजरात में एक भी टनल नहीं है। इनफैक्ट एक टनल है जो गुजरात और आधी गुजरात में आधी जरूरी टनल नाम है उसका, आधा गुजरात आधा महाराष्ट्र से बॉर्डर पे। महाराष्ट्र का टेरेन की वजह से यहाँ पे बुलेट ट्रेन का लाइन में टनल्स भी काफी है, तो वो भी टाइम लेते हैं। प्लस दिस 21 किलोमीटर टनल जो मैं बात कर रहा हूँ, BKC का स्टेशन जमीन पे नहीं है, BKC का स्टेशन तकरीबन 34 मीटर्स अंडरग्राउंड है। क्या बात है? दैट्स इक्विवेलेंट टू अ 10 स्टोरी बिल्डिंग। वही। और वो वहां से सीधा बाहर उसको शक्ल दिखती है शीलफाटा में, जहाँ पर आप बोल रहे हो ना, देखा आपने? लेकिन हम जाएंगे कैसे नीचे? जैसे मेट्रो स्टेशन में जाते हैं, लिफ्ट से। देखो मेरे वीडियोस भी देखेंगे चैनल पे, प्लग कर देता हूँ जरा, ठीक है? बट बेसिकली ऊपर का जमीन जो है ना, वो अपने को सीधा देना नहीं था, उधर IFSC बनना था। अच्छा। प्लस ये टनल का अलाइनमेंट मैंने बताया, सीधा जमीन महंगा वगैरह वगैरह रीजंस। वहाँ पे कैसे होगा कि आपको पहले आपका एक कॉमन एरिया होगा, जहाँ पे आपका टिकटिंग, वेटिंग एरिया, वो सब। थोड़ा और आप नीचे जाओगे, वहाँ पे आपके लाउंजेस, मतलब आप मान के चलो कमर्शियल एरिया। हाँ, आप टिकट लेके जब अंदर चले जाओ, जैसे एयरपोर्ट में अपना होता है ना ड्यूटी फ्री टाइप का एरिया, उसके नीचे जो है एक एरिया जहाँ पे पैसेंजर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे बेसिकली इनका HVAC सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल्स, एक काइंड ऑफ यूटिलिटी का पूरा फ्लोर होने वाला है। और लास्ट जो बेस होगा वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स होंगे। खड्डा खुदना चालू तो हुआ है? खड्डा खुद के हो गया है। अच्छा। उसका बेस स्लैब का काम चल रहा है। हाँ, आपको प्रोग्रेस वीडियोस मेरे चैनल पे दिख जाएंगे, मैंने शूट किया है वहाँ पे। पक्का देंगे। I'll share you the visuals as well। बहुत बहुत बड़ा खड्डा है, लाइक आप उसके अंदर जब आदमियों को, ट्रक्स को देखते हैं, देखा है, आप जब उसके अंदर खड़े होते हो, आपको BKC की बिल्डिंग्स में की एक बिल्डिंग दिखती नहीं है, बिकॉज वो खड्डा इतना बड़ा है कि आपको बस उसके वॉल्स नजर आते हैं। आपको वो स्टील की सीढ़ियाँ 5 मिनट तक क्लाइंब करनी पड़ती है। दैट्स हाउ डीप वो खड्डा है। वो खड्डा बन के हो गया है। अब क्या करेंगे वो लोग, एक एक नीचे से बनाना शुरू करेंगे। पहले अपना बेस प्लेटफॉर्म और ट्रैक वाला स्लैब, फिर एक स्लैब, दूसरा स्लैब, जमीन पे आके जमीन भर देंगे। उनके एंट्री एग्जिट्स के लिए थोड़ा बहुत जगह छोड़ेंगे। बची कुची जमीन जो है वो फिर से MMRDA को दे दी जाएगी, और MMRDA उसके ऊपर IFSC सेंटर बनाएगी एज पर दी करंट प्लान्स। जो रोना चल रहा था ना, गुजरात चला गया IFSC, वो उस लैंड पे ही बाद में बनना है। तो शीलफाटा में वो ट्रेन ऊपर आएगी, टनल से बाहर आएगी। हाँ, मतलब दिखेगी वहां से जाते हुए। हाँ, तो जो वो सब प्रोजेक्ट्स है ना एकदम शीलफाटा पे, उनको वो विजुअल्स मिलेंगे जो टनल से ट्रेन बाहर आने वाले। आवाज भी तो आया है, मिलेगा? हाँ, इतना आवाज मतलब कम आता है, वो अलग तरीके का एक शार्प आवाज आता है। अपने लोग अपने वैसा नहीं आता है, करके आता है ना। हाँ, वैसे और दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ, थाना में स्टेशन किधर बन रहा है बुलेट ट्रेन? दीवा में आसपास। आपने कहा आपको दीवा कैबिन पता है कहाँ पे है? हाँ, दीवा कैबिन जो है ना, जहाँ से दीवा वसई वाली लाइन और कोंकण वाली लाइन सेपरेट होती है, उसके पास में। इनफैक्ट अगर आप अभी लोकल ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो आपको काम दिखता है बुलेट ट्रेन स्टेशन पे होते हुए। इनफैक्ट थाने स्टेशन छोड़ते ही जो ट्रैक है वो सबसे पहले सेंट्रल रेलवे के लाइंस को क्रॉस करता है, उसके ऊपर से जाएगा। सो इन फ्यूचर आपको अगर लोकल ट्रेन के डोर्स तब तक खुले तो आप लटकते लटकते हो सकता है कभी एक ऊपर से बुलेट ट्रेन जाते हुए विजुअल नजर आएगी। सो ये ट्रेन्स तो अभी बन रही हैं, लेकिन जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था, लोकल ट्रेन्स का ऑल्टरनेटिव चाहिए था, बसेस का, या फिर जो रोड्स है, इंटरनल रोड्स है, उसके अलावा भी मेट्रो की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? देखो, मैं कैसे लाइक टू पुट इट माइल्डली बट इट विल अपीयर स्ट्रांगली, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने शॉर्ट टर्म विजन के चलते मुंबई को जो चीज़ों की ज़रूरत आज से 30, 40, 50 साल पहले थी वो दी नहीं। मेरा एक दोस्त है हिरेन, वो ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वडाला। वो मेरे को एक बार बोल रहा था, हम जब 1991-2 में जब छोटे छोटे थे, तीसरे चौथी में, तब हमको बोलते थे अरे इधर से ना ब्रिज बनने वाला है, सीधा नवी मुंबई जाएगा। आज उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो वहाँ पे अब रहता भी नहीं है, तब वो बना। ये प्लान्स जो है ना मेट्रो के, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्लान्स थे ना मेट्रो के, ये भी 1960s एंड 1970s के हैं। बनना ये शुरू हुए
2010s में आसपास। और एक्चुअली जो मेट्रो का सच में जोरदार काम शुरू हुआ ना कि 8 लाइन पे एक साथ काम चालू कर दो, ये 2014 के बाद में ही हुआ। अब ये क्यों बन रहा है? पहली बार लेट हो गए। जब लोकल ट्रेन का नेटवर्क अंग्रेज छोड़ कर गए थे ना, तब कुर्ला के आगे लोग बोलते थे गाँव है, वहां पे तो कोई जाएगा भी नहीं। थाने वॉज कंसिडर्ड अ वेरी डिफरेंट सिटी। आप हो सकता है कुर्ला में किसी को बोलना ना मैं कल्याण रहता हूँ, पूछेगा कल्याण किधर है। मे बी दैट वॉज हाउ लेस डेंस मुंबई सिटी वॉज, लाइक इट वॉज वेरी स्मॉल। हमने लोकल्स के भरोसे बढ़ाते 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 विरार तक ले गए, करजत तक ले गए, लोकल ट्रेन उतनी रही। अब अचानक से प्रकट हुई नीड कि यार यहाँ पे 80 लाख लोग दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। यू कैन नॉट कंजेस्ट दादर, आप और ज़्यादा ट्रेन्स भी नहीं चला पाओगे। तो मेट्रो जो है तब आई कि लोड कम करते हैं। अब इसमें से कुछ लाइन्स ऐसी है जैसे लाइन 4 घोड़बंदर टू वडाला एंड देन टू बी एक्सटेंडेड टिल CSMT, ये सेंट्रल रेलवे का लोड कम कर रही है। एट द सेम टाइम थाने जैसे शहर में आज तक घोड़बंदर पे कनेक्टिविटी नहीं है। इतना बड़ा शहर थाने का, हाँ 2-3 करोड़ के घर मिल रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन के भरोसे वो जी रहा है, राइट। वहाँ पे ये मेट्रो काम में आ रही है। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न रेलवे इतनी क्राउडेड है, करेक्ट, तो उसका एक एक्सप्रेसवे साइड और एक लिंक रोड साइड, येलो लाइन एंड रेड लाइन, ये दोनों जो है लोकल से थोड़ा भीड़ कम कर रही है और कुछ हद तक किया भी है इन 2 लाइन्स ने। और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल येलो लाइन है, ये तकरीबन संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे तक आने के बाद में एक शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है और ये मांडाले में जाके खत्म होती है। मांडाले इज नियर मानखुर्द। तो बेसिकली पूरा आपने शुरू किया एकदम नॉर्थ मोस्ट वेस्टर्न सबब से, आप नीचे आए और आपने पूरा टर्न ले लिया। बंदे को बीच में चेंज करने के लिए उतरने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। रेड लाइन भी सिमिलर है बट वो एयरपोर्ट तक ही जाती है, तो उस बीच में कहीं खत्म हो जाती है। जो एक्वा लाइन है, ब्लू लाइन, इस अंडरग्राउंड वाली, उसमें 3-4 चीजें हो रही है। जो अगर आप देखो ना साउथ मुंबई में भी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे फिर भी कम गैप पे आ जाता है। बीच में जो एरियाज है ना, वर्ली हो गया, प्रभा देवी हो गया, इसमें ना इतना अच्छा कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, प्लस लोड बहुत ज्यादा है। प्लस जैसे ना लोगों को उतरना पड़ता है, जैसे CST में सब लोग उतरते हैं और फिर कफ परेड वगैरह बस पकड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि कफ परेड तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मास रैपिड का नहीं है। तो ये लाइन जो है ना, वहां से कनेक्टिविटी करते करते अपना कफ परेड, वर्ली नाका, शीतला देवी, सिद्धि विनायक, धारावी, BKC, ऐसे करते 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 RA JVLR में खत्म हो रही है, बेसिकली सीप्स में खत्म हो रही है। ओके, ठीक है। ये जो प्राइम बिजनेस है ना, JVLR इज अ हाईली कमर्शियल एरिया कनेक्शन, BKC से ज्यादा कमर्शियल मुंबई में कुछ है नहीं, या ऑफिस नहीं है वहाँ पे कनेक्शन। उसके बाद में अपना साउथ मुंबई के सारे एरियाज है, उधर कनेक्शन। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद एक पिंक लाइन है जो कि स्वामी समर्थ नगर, जो लोखंडवाला के पास में आता है, वहां से कांजूर मार्ग तक चलती है। अच्छा, ये काइंड ऑफ ईस्ट वेस्ट, जैसे अपनी लाइन 1 है ना, घाटकोपर टू अंधेरी और वर्सोवा वाली, ये उसी तरीके की है, लेकिन थोड़ी और नॉर्थवर्ड है। जो JVLR पे दुनिया भर का ट्रैफिक है, उसको ये काफी हद तक राहत दिला सकती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी है थाने भिवंडी लाइन 5, करेक्ट। ये लाइन जो है, भिवंडी आज मतलब बहुत तेजी से ग्रो होके एशिया का वेयरहाउसिंग कैपिटल बन गया, और वहाँ पे लोगों को वो काली पीली में शेयरिंग करके जो है वो थाने या कल्याण जाना पड़ता है, करेक्ट। विच इज अ वेरी लाइक बहुत पथेटिक, मतलब क्या बताए, बहुत बेकार कंडीशन है, वो नहीं होना चाहिए ऐसे इतने बड़े शहर को, बराबर, राइट। वहाँ पे ये लाइन जो है थाने से भिवंडी तक कनेक्शन दे रही है। इवन दो वो लाइन जो है वो कल्याण रेलवे स्टेशन तक प्लान्ड है, करेक्ट, बट वो बीच में लैंड, ये भिवंडी आपको पता है कैसा एरिया है, वहाँ पे लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो उन्होंने अभी नया पैसा निकाल के आधी लाइन बना के ऐसे आसमान में छोड़ दी थी, अभी उनको उसको अंडरग्राउंड ले जाना है, जबकि पहले वो एलिवेटेड बननी थी। सो नाउ दे आर जस्ट मेकिंग द डेपो। तो थाने टू भिवंडी मेट्रो शुरू हो जाएगी, और भिवंडी टू कल्याण आप आराम से 6-7 साल तो पकड़ो, उसको बनने में लगेंगे। देन जहाँ पे ये कल्याण की लाइन खत्म होती है, वहां से लाइन 12 शुरू होती है, विच इज कल्याण से लेकर तलोजा तक की लाइन। ये अपने कल्याण रेलवे स्टेशन, एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन नहीं कहना चाहिए, जो अपना मेट्रो मॉल है ना, उसके सामने कहीं लाइन शुरू होती है, करेक्ट, फर्स्ट स्टेशन। वहां पे से ये जाती है, फिर अपना टाटा करते 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 जो लोधा प्रीमियर है उसके अंदर एक उन्होंने एक पर्सनल अपना प्राइवेट रोड बनाया है, करेक्ट, वो रोड पे से ये मेट्रो जाती है। देन इट कनेक्ट्स टू दी फेज 2, जो लोधा फेज 2 है, और वहां से ये अंदर के जो कई विलेजेस है, वहां से जाते 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 तलोजा, लाइक लिटरली इट बेसिकली पासेस इन द मिडल ऑफ फेज 2, और फिर ये जाकर तलोजा में जो नवी मुंबई मेट्रो है उसके अमनदूर स्टेशन पे
कनेक्ट होती है। इनफैक्ट अगर ये भिवंडी और कल्याण का स्ट्रेच बन गया ना, यू कुड से एक सर्कुलर मेट्रो बन गई है। हालांकि कंटिन्यूस ट्रेन नहीं चल पाएगी, बट इट इज स्टिल अ सर्कुलर रूट इफ यू सी। उसके बाद में अभी ये सारे जो अभी तक मैंने लाइंस बताए ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है या तो ऑपरेशनल है, पार्शियली है, फुली है, बट बन रहे हैं, इनका फिजिकल काम चल रहा है। आई जस्ट मेंशन अ फ्यू मोर लाइंस जो कि अब तक मतलब जमीन पे इसका कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। और मैं इस सीक्वेंस में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे हिसाब से सबसे जल्दी बनेगी, फर्स्ट वुड बी दी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट लाइन, उसको गोल्डन लाइन बोलते हैं। अब अडानी जी का एयरपोर्ट तकरीबन तैयार हो ही गया है। सो टू मेक दैट एयरपोर्ट सक्सेसफुल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों एयरपोर्ट कनेक्ट करो, राइट? इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों में डोमेस्टिक इंटरनेशनल टर्मिनल्स होंगे, लेकिन एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। पनवेल टू सांता क्रूज। हाँ तो वही मतलब पनवेल टू इंटरनेशनल पनवेल में है ना? नहीं, इधर भी इंटरनेशनल है ना? नहीं ना, वो बंद हो जाएगा ना बाद में। नो आई एक्सप्लेन दैट आल्सो कि वो एयरपोर्ट का क्या बन चालू का सीन चल रहा है। सो ये गोल्ड लाइन क्या करेगी, करंट एग्जिस्टिंग CSMA के दोनों टर्मिनल्स को, अपना DBI जो है उसके दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट दोनों क्या, उसके तो 3 टर्मिनल्स है, कार्गो बिरगो बहुत कुछ है, कनेक्ट करते हुए आगे फिर से नवी मुंबई मेट्रो के एक और नए फेज को कनेक्ट करेगी। अच्छा। सो अगेन आपका पूरा, अगर आप देखे हो तो आप उधर के एयरपोर्ट से, आप तो वैसे थाने से शॉर्टर रूट है, बट आप मेट्रो पकड़ के पूरा नवी मुंबई घूम के फिर से कल्याण भी आ सकते हो। अच्छा। बन जाएगी तब। नाउ दिस गोल्डन लाइन इज टेकन ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि एक टर्मिनल ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ महीनों में खुल जाएगा। 2-3 टर्मिनल्स पे काम तुरंत शुरू हो गए। जो ओल्ड टर्मिनल है, जो अपना सांता क्रूज सहार टर्मिनल जो बोलते हैं, वो डेमोलिश होने वाला है, वहाँ पे रेनोवेशन चलना है। तो बहुत जरूरी है कि बहुत सारा लोड यहाँ पे शिफ्ट होगा। और आप कुछ भी कर लो, अटल सेतु एक कैपेसिटी बैरियर ले आएगा। लोग अभी भी मुंबई प्रेफर करेंगे, लेकिन मेट्रो होगी तो लोग नवी मुंबई भी इजीली प्रेफर करेंगे। प्लस जो प्लेन प्रेफर होगा वो एयरलाइन वहाँ पे प्रेफर करेगी, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट का सक्सेस के लिए मेट्रो जरूरी है। तो वो आई थिंक इट विल बी मेड इन अ वेरी फास्ट पेस, और वो PPP पे बनने वाली है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे लाइन 1 है। जब PPP पे कोई बनती है ना मेट्रो, तो जिसका स्टेक वहाँ पे है, जिसका उधर डबल ट्रिपल फायदा है, वो बंदा वहाँ पे मार्केट से ज्यादा बिड करने को भी तैयार हो जाता है। अपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मैंने रेलवे का बताया ना, कंपनी का फायदा, वैसे यहाँ पे भी बात है। आफ्टर गोल्डन लाइन थोड़ा ना फिर ब्लीक हो जाता है। उसके बाद में एक विरार वाली मेट्रो बचती है, एक मेट्रो लाइन 14 बचती है जो कांजूरमार्ग से बदलापुर जाती है। अब इन दोनों मेट्रोस का ना DPR कई सालों से रेडी है, पूरा डिटेल्ड प्लान रेडी है। इसके लिए काम नहीं शुरू हो पा रहा है, ना फंडिंग दी जा रही है, ना सरकार इसके ऊपर कुछ बात भी करती है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि लोकल्स का क्वाड्रुपलिंग चल रहा है, तो सरकार एक्सपेक्ट कर रही होगी कि कुछ हद तक लोड हम और कुछ साल संभाल लेंगे। थोड़ा रियल एस्टेट के अंदर भी थोड़ा लॉबिंग वगैरह है, बट दीज 2 मेट्रोज जो है, आई थिंक आफ्टर द गोल्डन लाइन दीज 2 विल गेट प्रायोरिटी। एंड मेरे हिसाब से जो मैंने पहले 8-9 अंडर कंस्ट्रक्शन या चालू लाइन बताई ना, ये तब तक हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कुछ तो बीच में फिर से कैटास्ट्रोफी हुई होगी, उसके बिना तो ऐसे होगा नहीं कि लाइन्स बनेगी नहीं। करेक्ट। और लास्ट में आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं लास्ट में 2, नवी मुंबई का फेज 2 जो मैंने बोला एयरपोर्ट के आगे कंटिन्यू होगा, विच विल कनेक्ट टू नवी मुंबई फेज 1। और उसके बाद में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, उसके बीच में, मतलब उस रोड के बीच में भी एक मेट्रो ऑलरेडी प्लान्ड है। वो क्या पर्पस करेगी सॉल्व? वो बेसिकली पूरा रिंग रोड को भी एक मेट्रो का ऑप्शन देगी ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अच्छा होगा। तो इसके ये जो पूरा स्ट्रेच है विरार अलीबाग का, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ अदर बाहर के गांव, लेकिन मुंबई के हिसाब से जमीन है। करेक्ट। तो वहां पे अचानक से एक अपॉर्चुनिटी का बॉक्स खुल जाता है अगर आप मेट्रो, हालांकि जो करंट टेंडर दिया गया है ना रोड का, उसमें मेट्रो के लिए जगह छोड़ने बोली है, थोड़े बहुत बेसिक अरेंजमेंट्स करने बोले हैं फाउंडेशंस के लिए, लेकिन मेट्रो नहीं बनाने नहीं बोली है। उसका प्रोबेबली जब रोड पूरा बन जाएगा उसके बाद में वो मेट्रो बनेगी। मतलब मेट्रो वो थोड़ा बहुत ग्रोथ, रोड जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ ले आएगी, जिसकी वजह से मेट्रो बनना ज्यादा फिजिबल हो जाएगा। सो दीज आर ऑल दी मेट्रोज दैट आर आइदर फंक्शनल, अंडर कंस्ट्रक्शन और टू बी मेड इन मुंबई। लेकिन ये सब पूरा जो जाल है, हमने लोकल ट्रेन का बात किया, हमने रोडवेज की बात की है, और जो बड़े बड़े कॉरिडोर्स बन रहे हैं और प्लस मेट्रो बन रही है, इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या ये सब काम जो है वो मेक शिफ्ट जैसा हो रहा है कि जैसे ज़रूरत आ गई वैसे वैसे फिर हम रास्ते निकाल रहे हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, या फिर इसमें सच में ढंग का कोई प्लानिंग है? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बन रहा है। पता है, ये आप कभी कभी कोई काम शुरू करते हो, जैसे आपने दीवार पेंट करना शुरू की, और स्टार्टिंग में जब मूड फ्रेश होता है ना, तो आदमी एकदम डिटेल में अच्छे से काम करता है। जब लास्ट तक पहुंचना शुरू होता है कि लेट हो रहा है, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करके ख़त्म करता है। आई थिंक मुंबई के बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स है ना, काइंड ऑफ इस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि जो ग्रैंड मास्टर प्लान है ना,
उसमें तो इतने चीज़ों का सोल्यूशन निकल रहा है. लाइक इफ़ यू सी, मैंने जो अभी इतने सारे लाइन्स बताए, मुंबई बहुत छोटा शहर है एरिया वाइज. ये अगर सब कुछ बन गया ना तो मान के चलो मुंबई कुछ पर्टिकुलर एरियाज अगर आप छोड़ दो तो विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस आपके पास में कुछ ना कुछ मेट्रो या लोकल कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाएगी. इतना ये डेंस नेटवर्क है. एक पूरा थाने वगैरह तक. यहाँ पे तो फिर भी कम होगा. लेकिन इन्होंने ना कुछ कुछ गलतियां की है. जैसे मैं मानता हूँ कि मुंबई के अंदर जो इंट्रासिटी मेट्रोज है ना, ये सब की सब जो अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी. क्योंकि जब ओवरग्राउंड मेट्रो बनती है तो उसको रोड के हिसाब से कर्व्स लेने पड़ते हैं और वो मेट्रो की स्पीड इफेक्ट करती है. आप में से मुंबई मेट्रो लाइन 3 में किसी ने ट्रैवल किया अब तक? अंडरग्राउंड वाली में नहीं किया. एक बार करके देखना और उसकी स्पीड देखना, क्योंकि वो टनल है. जैसे मैंने बुलेट ट्रेन का बताया ना, किसी ट्रेन को तुम सीधा रोड दो वो भागेगी. टनल्स के साथ वो पॉसिबल है. वहीं पे आप लाइन 2A में जाओ जो बोरीवली में चल रही है, कोई टर्न आता है खाया करके वो आराम से कर्व लेती है. दिस विल ऑब्वियसली लीड टू लॉस इन एफिशिएंसी, राइट. वो जो पिंक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे तो सांप के जैसे रास्ते कुछ वो इश्यूज आएंगे. उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल इंटरचेंजेस, अगर आप चेन्नई मेट्रो में ट्रैवल करो ना, वहाँ पे इतने अच्छे इंटरचेंजेस है कि आप ऊपर एक लाइन से उतरते हो, टिकट भी चेंज नहीं करना, एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हो और सीधा वहाँ पे ना दूसरा लाइन है कोई और कलर का, आप वहाँ से लाइन चेंज कर, मतलब आपको ना ब्रिज चढ़ना है ना दूसरे स्टेशन पे जाना है. सेम अपने आप ही भी है. एयरपोर्ट वगैरह के जो स्टेशन है ना वो ऐसे ही इधर उतरे और इधर दूसरी लाइन उसी प्लेटफॉर्म पे. पर ज्यादातर स्टेशन में तो कुछ ना कुछ तो इंटरकनेक्शन देना पड़ता है. अभी जैसे हमारा हालत देखो, लाइन 1 और लाइन 2A का जो इंटरचेंज है DN नगर पे, वहाँ पे उतरते हो, स्कैन आउट करते हो, फिर 4 बोर्ड देख के वो स्काईवॉक पे जाते हो छोटे से, उस स्काईवॉक पे चढ़ के दूसरे जाते हो, पैदल चल मतलब वो एक 5 मिनट प्रोसेस है वो. इट शुड बी सीमलेस. एग्जैक्टली. यहाँ पे इन्होंने मतलब मराठी माती खाली टाइप वाला चीज हो रहा है, राइट. इफ यू टेक द अंडरग्राउंड मेट्रो और ये अबव ग्राउंड लाइन 1 जो मरोल नका स्टेशन है, आप उतरते हो, फुटपाथ पे जाते हो जहाँ पे 10 लोग कवर बेच रहे, इडली बेच रहे हैं, उसके बीच में से आप चलते हो, फिर आप अगेन एक बहुत पॉश दुबई लेवल एनवायरनमेंट में पहुंचते हो. हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आप कुछ तो एक वहाँ पे सर्विस बना देते. दुबई में मेट्रो से लेके मॉल तक एयर कंडीशन पाथवे है. अच्छा. वो जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, आपको वो म्यूजियम ही मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसना शुरू हो गया ऐसा फील आता है. एंड दिस इज नॉट हैपनिंग इन ऑल द इंटरचेंजेस. सब इंटरचेंज ऐसी टेढ़े मेढ़े बनाया है कि एक स्टेशन इधर है, दूसरा स्टेशन 20 मीटर दूर है, आप स्काई वॉक करके जाओ. एंड अभी ये फिर भी अरे अभी कुछ नहीं से तो बहुत अच्छा ऐसे लगता है, बट इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन. अभी इस मेट्रो में और कुछ जगह पे माती खाली है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेशन बहुत जरूरी थे, उसको ड्रॉप कर दिया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेशन जो था लाइन 2B का, जो ये मंडाले मानकुर जा रही है, ये कुर्ला स्टेशन के बहुत नजदीक था और इसका अगला स्टेशन जो है वो कुर्ला टर्मिनस पे आता है. तो हाई पॉसिबिलिटी थी कि अगर मेट्रो शुरू हो जाती तो जो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए लोकल से आ रहा है उसको ऑटो रिक्शा वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड ऑब्वियसली दैट लॉबी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे अगेन वो कहते हैं टिन फॉइल हैट, वो वाला बात हो गया. लेकिन नहीं बना रहे अब वो स्टेशंस. इनफैक्ट बांद्रा में भी कुछ स्टेशंस जो है उसके ऊपर थोड़ा चल रहा है बात की इसको ड्रॉप बिप करे. इवन एयरपोर्ट स्टेशन जो मेट्रो का है वो एयरपोर्ट तक जाना चाहिए था ना. एयरपोर्ट वहाँ से रिक्शा 200-300 रुपये ले लेती है, जबकि वो हार्डली 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है. जो एयरपोर्ट रोड स्टेशन है मुंबई मेट्रो लाइन का, उसको रोड इसलिए बोला गया क्योंकि वो एयरपोर्ट पे नहीं है. करेक्ट. वो एनीवेज एयरपोर्ट पे नहीं थी, बट इट इज स्टिल वेरी गुड ऑप्शन आई वुड कंसिडर. जो लाइन 3 है, लाइन 2A है, लाइन 7 है, ये एयरपोर्ट पे एक ही पूरे क्लस्टर में बन रही है. मतलब पूरा अंडरग्राउंड आई थिंक मल्टीपल स्टेशन. अभी भी आप जाओगे ना वो रेड लाइन के स्टेशन रेडी है, एक से दूसरे में जाना है बस. आई वुड रिकमेंड एक जॉय राइड के लिए जाके आओ लाइन 3 पे. आपको लगे लोग बोलते हैं ना इंडिया जैसा नहीं लग रहा है वो वाला ट्रेन है वो. सो वहाँ पे वो एयरपोर्ट के एकदम गेट पे बाहर आती है. हालांकि क्योंकि अभी बाकी लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो फिलहाल एक मेकशिफ्ट बनाया है, बट सिंस दैट लाइन ओपन मैं एयरपोर्ट पे गया ही नहीं रिक्शा विक्शा करके. मैं उतरा हूँ, एनीवेज आई हैव लेस लगेज, एक 5 मिनट का वॉक करता हूँ मैं, और उन्होंने मस्त शेडेड वगैरह सब बनाया है और ट्रॉलीज भी दे रखी है सो द पर्सन कैन गो टू द एयरपोर्ट विदाउट यूजिंग एनी ऑटो रिक्शा टैक्सी. अच्छा. अब ये जब पूरा वो स्ट्रक्चर खुल जाएगा ना तो बेसिकली आज जहाँ पे हम रिक्शा टैक्सी पिकअप करते हैं ना एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद, वहाँ पे से तो आपको मेट्रो की एंट्री एग्जिट मिल जाएगी. और जो यही लाइन 3 का जो डोमेस्टिक टर्मिनल है सहार वाला, वहाँ पे तो बेसिकली जो रिक्शा स्टैंड है उसके आगे ही एंट्री है. तो वहाँ पे तो बहुत ही कन्वीनियंट है आने भी के लिए भी जाने. टर्मिनल 2 के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट क्योंकि काम चल रहा है तो थोड़ा उन्होंने मेकशिफ्ट बनाया हुआ है.
बट ये कुछ कुछ जगह ना जहाँ पे अच्छा काम किया है, यहाँ पे मतलब माती ना खाली ये ऐसे कह सकते हैं. बट येस देयर विल बी ऑब्वियसली सम, कहते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें छूट गई. जैसे कल्याण का जो स्टेशन है मेट्रो लाइन 12 का, आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक नियर कल्याण स्टेशन. वहाँ पे जमीन लेने से लेके कंस्ट्रक्शन, वो एक वहाँ पे सैटस बन रहा है तो वहाँ की हालत देखिए. करेक्ट. मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट में तो क्या हालत हो जाएगी, ऊपर से 2 लाइन का इंटरसेक्शन है. तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा आप दूर लो, लेकिन इतना दूर आप ऑलमोस्ट मेट्रो तक आ जाते हो. अगर आप कोई स्काई वॉक बनाते भी हो ना, इट विल बी अ 10 मिनट वॉक. करेक्ट. राइट. तो कोई भी, अगर आप जापान की मेट्रोस वगैरह देखो ना, उस पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या पता है, वो इंटरसेक्शंस बनाते हैं. मुंबई का कोई स्टेशन जहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, वहाँ पे भीड़ होती है. कोई भी इंटरसेक्शन स्टेशन ले लो आप, दादर, थाने, कल्याण, हाँ घाटकोपर भी हो चुका है. घाटकोपर हो चुका है. अभी धीरे धीरे जो ये पड़ते अंधेरी के अंदर भी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो. सो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है, और इसी चीज़ के अंदर एफिशिएंसी नहीं है. सो इट्स अ पॉजिटिव टेल. होता है कुछ कुछ चीज़ें लास्ट में आफ्टर टेस्ट में कड़वा लगता है. ये काइंड ऑफ वो चीज़ है मुंबई मेट्रो. तो अभी सारा ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही पॉजिटिव नोट पे कब तक खत्म हो जाएंगे, ताकि किस साल में सारे मेट्रोज चल रहे हैं, सब चल रहे हैं ऐसे दिखेगा? एक आध दो छोड़ दीजिए, बाकी सब अगर सारे में कंसिडर करूँ ना अंडर कंस्ट्रक्शन, आई वुड से टेक 5 years. ठीक है, लेकिन 5 years ऐसा नहीं कि 5 year तक कोई नया मेट्रो नहीं खुलेगा, बिकॉज बहुत अलग अलग मेट्रोज बहुत अलग अलग फेजेस ऑफ कंप्लीशन में. और बुलेट ट्रेन जो है ना, आप मान के चलिए गुजरात वाला सेक्शन जो है, दैट्स प्रोबेबली 3.5 years. मुंबई वाला सेक्शन कंसिडर 5.5 years. थोड़ा रेक्स का भी इशू चल रहा है. रेक्स अब तक खरीदे नहीं हमने जापान से, थोड़ा वहाँ पे इशू चल रहा है, बट वो भी सॉल्व हो जाएगा. एंड कंसिडर 5 to 6 years की आप मुंबई टू अहमदाबाद ट्रैवल कर पाओगे. तब ट्रेन के ऊपर गर्दी कम हो जाएगी. नो, मुंबई अहमदाबाद इज सर्विंग अ वेरी डिफरेंट पर्पस. नहीं, मैं लोकल ट्रेन बोल रहा हूँ. ओवरऑल ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है. सी आई लोकल ट्रेन पे मेरे हिसाब से ना थोड़ा रश आवर के टाइम पे क्राउड कम होगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मस्त सीट मिलेगा खिड़की के बगल में. डोंट एक्सपेक्ट इवन अगर और 50 मेट्रो लाइंस भी बन जाएगी तो. क्योंकि अगर मैं थोड़ा बैकवर्ड आपको बैक ले जाऊँ इसी पॉडकास्ट के अंदर, मैंने आपको बोला इंफ्रा जो है ना, ये डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज को ले आती है. ये मेट्रो जो है ना, ये और ग्रोथ भी ले आएगी, ऑप्शंस दे रही है. लेकिन ये और आप सोचो, आज पलावा में कोई खरीदता है या रीजन से में कोई खरीदता है तो बोलता है ना दूर है, ये है वो है. अगर आज वहाँ पे मेट्रो होती, आई वुड कंसिडर एटलीस्ट 20 to 30% उनका सेल्स बढ़ जाता. करेक्ट, वेरी ट्रू. और जमीन ऐसी थोड़ी खरीद रखी है बिल्डर्स ने, उनको भी पता है भाई मेट्रो बनेगी ना, बिक जाएगा. तो उन्होंने इसलिए तो खरीद रखा है. फिर वो भी लोग आएंगे देश भर से. हमारा देश अभी भी एग्रीरियन है, बट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है. तो अर्बन सेंटर्स है किधर? एक प्राइमरी तो मुंबई ही है. करेक्ट. दिल्ली, बेंगलुरु, फिर भी आप सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हो. सो इन्फ्लक्स तो आने वाले हैं. हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर होगी. आज मुंबई मेट्रो लाइन 1 जो है ना, मैंने लास्ट में भी बताया था, दुनिया की पर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्राउडेड मेट्रो है. 4 लाख लोग 11 किलोमीटर के लाइन पे. लेकिन ये भी बात ध्यान में रखो, उतने क्राउड में भी आपको कंफर्ट लोकल ट्रेन से ज़्यादा मिलता है. बराबर है. एयर कंडीशनड है, टाइम पे आती है, टाइम से छूटती है, स्मूथ राइड है. चढ़ने मिलता है, उतरने मिलता है, वही हमारी लग्जरी. चढ़ने मिलता है, आई वुडंट से, क्योंकि बहुत बार आजकल चढ़ने भी नहीं मिलता है. सेकंड के लिए रुकना पड़ता है. सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, और आपको पता है ठीक है 2 मिनट में 3 मिनट में आ जाएगी. तो वो दैट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो वो चीजें जरूर आएगी. राइट. जैसे जापान में भी उनका तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने से कितना ऊपर है, बट उनको भी ट्रेन में ठुस के ही जाना पड़ता है. करेक्ट. बट इट्स अ मैसिव डिफरेंस. आप लोकल ट्रेन में भी जब एसी इंट्रोड्यूस हुआ, अगर आप फ्री, जैसे मैं जनरली एसी से ही ट्रैवल करता हूँ कि मेरे पास सेंसिटिव सामान बहुत होता है, तो आपको थकान महसूस नहीं होती है, चाहे आप 1-1.5 घंटे का ट्रैवल क्यों ना करो. एंड आई थिंक एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया डिजर्व्स इट. हर किसी को डिग्निटी के साथ में ट्रैवल करने का ऑप्शन चाहिए. मतलब बकरे के जैसे ठूस के ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए इंसानों को. सो आकाश, भले लंबा डिस्कशन था, बट इट एक्चुअली गेव अ गुड गाइडेंस टू पीपल कि अगर आप मुंबई में रहते भी हो या शिफ्ट होना चाहते हो, तो भी आप ट्रैवल, आपका सबसे पहले आपको सोचना चाहिए. घर तो क्या हम सोच लेते हैं कि यार यहाँ पे घर ले लेते हैं, बट आपको वहाँ से ट्रैवल कितना आसानी से होगा या फ्यूचर क्या है उसका, उस सोच के भी आप घर का डिसीजन लें तो बहुत बेहतर होगा. सो आज की इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए, जिसकी वजह से हम शायद ये डिसीजन मेकिंग जो है और आसान कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर, क्योंकि इसके बारे में बात ज़्यादा लोग करते नहीं हैं. थैंक यू सो मच.